तो जी कल के लेक्चर में हमने देखा था कि डाटा किस तरह हमने फाइंड करना है थ्रू एसईएम रश। तो वो यूज करके देखा आपने, ट्राई किया उसको? इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। अच्छा, उसमें एक चीज जरा देख लीजिएगा कि अगर, जरा सुन जी, अगर इन्वर्टेड कोमास के साथ वो नहीं कर रहा तो उसके बगैर करके ट्राई कर लें फिलहाल। तो इन्वर्टेड कोमास का मतलब ये होता है कि हम उसे थोड़ा बाउंड ज्यादा कर रहे हैं कि ये चीज लाजमी होनी चाहिए। अगर इन्वर्टेड कोमास के बगैर सर्च करेंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़े से रिजल्ट ऐसे आएंगे जहां पे राइट फॉरअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो थोड़ा सा ये फर्क आ जाएगा, लेकिन ये है कि अगर तो इन्वर्टेड कोमास के साथ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा तो उसके बगैर करने बजाय ना होने के वो हो जाना बेहतर है। वहां से मतलब का जो है वो फाइंड कर लेंगे वहां से। और दूसरी बात ये भी है कि टूल्स के हवाले से फर्ज करें कोई भी इशू आता है ना, अगर कोई मसला आता है, तो जहां से आपने टूल बाय किया है वो आपने चाहे फरहान से बाय किया है या जहीर है उनसे बाय किया, वो जिस भी पर्सन से बाय किया आपने, तो उनसे आपने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है कि मुझे ये इशू आ रहा है, मेरा टूल मसला कर रहा है, चल नहीं रहा, तो काइंडली इसको रिजॉल्व करवा दें। टूल यहाँ से बाय किया था आपने, सही हो गया। तो चलें, बल उसमें यह है, मतलब इन्होंने भी मेरे मेनली मेरे ख्याल में आगे कहीं से बाय किया होगा, तो या बाय करवाया होगा आपका। तो वो देख लेते हैं इंशाल्लाह कि उसमें क्या मामलात हैं, क्योंकि जो टूल प्रोवाइडर्स है ना, इस तरह कल इशू आ रहा था। ये ऐसे इशू आता नहीं है, उसको काफी बार हम ट्राई करते हैं, कभी कभी पीछे बैक एंड पे सर्वर में इशू आ रहा होता। तो वो डेफिनेटली वो अक्सर औकात ना हमारे कंट्रोल में होता है ना ही कंपनी के कंट्रोल में होता है। उसको ठीक करते हैं या थोड़ा सा वेट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है बाज का। तो फिलहाल ये है कि अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ नहीं हो रहा उसके बगैर कर लें ताकि काम हमारा चल जाए, काम रुके ना। जी जी। हम्म। हम्म। कर सकते हैं, देखिए टूल मैंने बताया था सिर्फ शॉर्टकट है, काम थोड़ा जल्दी हो जाता है आपका। बाकी गूगल से करना है गूगल से कर लें। और मैंने इसलिए आपसे कल भी कहा था कि मैनुअल तरीका मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि अगर टूल किसी वजह से वर्क नहीं कर रहा या मसला कर रहा है तो आप मैनुअल तरीका का मतलब इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मैनुअल तरीके के अंदर भी ना एक ऑप्शन है, मैं अगर आपको बता सकूं यहाँ थोड़ा सा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आया है कि एस सी एम रश की फाइल डाउनलोड हुई है लेकिन वो ओपन नहीं हो रही, लेक्चर्स कम से कम एक बार जरूर देख लेने, इसलिए नहीं आएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, क्या है, असाइनमेंट सबमिट भी है, ओके चलिए गुड है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं जरा बता दूं आपको कि एस सी एम रश के अंदर भी एक ऑप्शन मौजूद है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट वाला मेथड वहां भी हमारा हो सकता है। तो वो क्या है, जरा उसकी तरफ आते हैं। तो इसमें यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं ना गूगल पे, तो मैंने राइट फॉर अस लिख के यहाँ पेट्स लिख के सर्च किया। अब ये रिजल्ट्स आ गए, मैं एसईओ क्वेक को ऑन कर लेता हूँ। तो एसईओ क्वेक को जब मैंने ऑन किया, ये स्टैट्स मुझे शो कर देगा। अब मेरे बस थोड़ा सा वेट करना है कि स्टैट्स जरा लोड हो जाए, ये स्टैट्स लोड हो जाए। जिस तरह अभी ट्रैफिक लोड हो रही है, अभी एएस लोड हो रहा है, ये तमाम जो स्टैट्स हैं वो लोड हो रहे हैं अभी, इनको जरा लोड होने दे। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ भी एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, एक्सपोर्ट सीएसवी। तो ये जो पहले पेज के 10 रिजल्ट्स है ना, ये आपके एक्सपोर्ट होके आपके पास फाइल आ जाएगी। एससीएम रश में क्या है कि वहां पे 100 रिजल्ट आ जाते हैं एक्सपोर्ट होके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 आ जाते हैं। और यहाँ जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है कि वहां हमारे पास ऑप्शन है कि हमने डोमेन की ट्रैफिक चेक करनी है या यूआरएल की करनी है, यहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ आपके पास यूआरएल की ही आएगी, यहाँ डोमेन की ट्रैफिक आपको शो नहीं होगी। तो मतलब थोड़ा बहुत हम गुजारा इससे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि अगर हम ज्यादा शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो जो एस सी एम रश टूल है उसी को इस्तेमाल किया जाए और उसी के थ्रू जो है वो चीजें तमाम की जाए, बेटर वही है बहरहाल। अब यहाँ पे जरा आगे चलते हैं और उसके बाद जो बाकी सवालात होंगे इंशाल्लाह वो उसके बाद कर लेंगे। क्वेश्चन उन्होंने पूछा जी कि जब आप डाउनलोड करते हैं फाइल को तो फाइल ओपन नहीं होती पास,
तो उसके लिए जरा एक तवज्जो फरमाइएगा कि बाज़ को हम जो फाइल डाउनलोड करते हैं ना, तो जरा इसको देख लेते हैं कि डाउनलोड्स के अंदर जब जाते हैं हम यहाँ पे, तो मैं जरा दिखा दूं आपको, स्क्रीन जरा शेयर कर देते हैं। देखिए फाइल जब हमारे पास जब यहाँ पे आती है ना, तो आपने देखना है कि आगे क्या लिखा हुआ है। मतलब ये फाइल है ना, ये वाली। अब देखिए फाइल के आगे एंड पे बिल्कुल लास्ट में डॉट लगा हुआ है, और डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, CSV। डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, CSV। अगर तो ये जो फाइल हमने डाउनलोड की है और आगे लिखा हुआ है .CSV, या क्या लिखा हुआ है .XLSX, यानी एक्सेल का फॉर्मेट, XLSX, अगर ये लिखा हुआ है तो फाइल आपकी इजीली अपलोड हो जाएगी, ओपन भी हो जाएगी, मसला नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है, फिर आपने एक काम करना है, फिर आपने काम ये करना है कि इसको रीनेम करना है। ये देखिए रीनेम करने की ऑप्शन आ रही है आपके पास, ये देखिए एंड पे अगर CSV नहीं लिखा हुआ या XLSX नहीं लिखा हुआ, आपने क्या करना है, इसको डिलीट करना है। जो भी लिखा होगा डॉट के बाद, सिर्फ जस्ट डॉट के बाद, लास्ट में बिल्कुल फाइल के नाम के बिल्कुल एंड पे डॉट के बाद जो भी लिखा होगा आपने उस सारे को डिलीट करना है, डॉट के बाद वाले को, और आगे क्या लिख देना आपने, XLSX। जब ये करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपने फॉर्मेट चेंज करना है, तुम कहते हैं यूज दिस फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट हमारा क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अब जब इस फाइल को आप अपलोड करेंगे शीट में, ये इस फाइल को जब डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल में ओपन भी हो जाएगी, और ये जो फाइल है ये आपकी इंपोर्ट भी हो जाएगी। तो जिन लोगों के साथ ये मसला आ रहा है कि फाइल एक्सपोर्ट हो रही है, डाउनलोड हो रही है, लेकिन ओपन नहीं हो रही, तो वो ये काम करेंगे कि बिल्कुल फाइल के रीनेम करना है, और बिल्कुल लास्ट में डॉट के बाद जो भी लिखा हुआ है वो मिटा के वहां क्या लिखेंगे, XLSX। ये 4 लेटर आपने लिखने हैं और उसको एंटर दबा देना है, वो कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म करेंगे, ये फॉर्मेट आपका सेट हो गया है। अब ये फाइल ओपन भी होगी, ये फाइल अपलोड भी होगी, ये सब कुछ होगा इसके साथ। ठीक है जी, ये आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब जरा नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा आज का काम है उसकी तरफ आते हैं, ताकि हमारी आज की जो चीजें हैं वो कवर हो सकें। देखिए हमने कल जो काम किया था वो क्या था, हमने डाटा फाइंड भी कर लिया, हमने उसका AS भी निकाल लिया, हमने उसकी ट्रैफिक भी निकाली, और मैंने कल आपसे कहा था कि हमने इसी बेस पे साइटों को अप्रोच करने की कोशिश करनी है। अब अगला स्टेप क्या है कि जो लिस्ट हमने फाइंड की है, हम उन साइटों को हमने अब आउटरीच करना है, उनको अप्रोच करना। अप्रोच करने के लिए हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, उनसे रब्ता करने के लिए हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि हम वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, अगर हमें ईमेल आईडी मिलती है, कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलता है, व्हाट्सएप नंबर मिलता है, कोई और जरिया मिल जाता है कांटेक्ट करने का, जो भी जरिया मिलेगा, वो फेसबुक पेज हो सकता है, वो इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, वो लिंक्डइन का पेज हो सकता है, वो ट्विटर का पेज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपको जरिया मिलेगा उनसे रब्ता करने का, आपने उस जरिए को इस्तेमाल करना है और वहां उनसे रब्ता करना है। अब एग्जाम्पल सामने देख लेते हैं, जिस तरह आपके सामने यहाँ देखिएगा, मैं अगर डिजाइन वेरी को ओपन करता हूँ, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो मोस्टली मोस्टली जो हमें कांटेक्ट करने के लिए जो पेज है मिलता है, या कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कहाँ मिलती है, या तो हमें हेडर में मिल जाती है, या फिर हमें फुटर में मिल जाती है। हेडर में या फिर फुटर में, या हेडर में या फिर फुटर में। अब यहां अगर मैं इसका हेडर देखूं, तो यहां देखिएगा इसके अंदर सर्विसेज, शॉर्ट कोर्सेज, ब्लॉग, टूल, अबाउट अस। बात हमें अबाउट अस में कोई कांटेक्ट करने का तरीका मिल जाता है, लेकिन यहां पे तो क्लियरली लिखा हुआ है क्या, गेट इन टच। आपने क्या देखना है, हेडर या फुटर में आपने कौन कौन से पेज देखने हैं, अबाउट अस वाला पेज, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, गेट इन टच वाला पेज, पब्लिश अ गेस्ट पोस्ट वाला पेज, सबमिट योर ब्लॉग वाला पेज, एडवर्टाइज विद अस वाला पेज। तो इस तरह के पेजेस है ना, इन पे हमें कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बात समझ रहे हैं ना। तो यहां हमें कौन सा पेज मिला है, गेट इन टच वाला। मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, और जब इस पे मैं क्लिक करता हूं तो मुझे क्या ऑप्शंस नजर आएंगे, मेरे पास ऑप्शन क्या आ गई है, मेरे पास एक तो फोन नंबर्स आ गए हैं, इन पे कॉल की जा सकती है। नंबर 2, मुझे ईमेल एड्रेस मिल गया है, इस पे मेल की जा सकती है। नंबर 3, मुझे एक फॉर्म मिल गया है, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर मैं इसको फिल करके सबमिट करूंगा, तो ये भी अगली वेबसाइट को ईमेल ही जाएगी, अगली वेबसाइट को ईमेल चली जाएगी, और वो हमें फिर क्या करेगा, आगे से रिस्पॉन्ड करते। यानी हमें किसी वेबसाइट पे ईमेल भी मिल सकती है,
व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल सकता है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे क्या करना है, हमने कॉपी करके अपने पास सेव कर लेना है कि फलां वेबसाइट की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये वाली है। यानी अगर मैं फर्ज करें मेरे पास ये वेबसाइट है, मैं इस तमाम इंफॉर्मेशन को मैं किस तरह शीट में सेव करूंगा, तो तवज्जो फरमाइएगा। तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एक शीट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट, पहले हमारा क्या आ गया, डोमेन। डोमेन का मतलब वेबसाइट, डोमेन नेम, सॉरी। आगे हमारे पास क्या आ गया, आगे उसका आ गया हमारे पास एएस। उसके आगे क्या आ गया, उसकी ट्रैफिक। उसके आगे क्या आ गया, उसकी ईमेल। उसके आगे क्या आ गया, अदर कॉन्टेक्ट्स। अब ये वेबसाइट किस कैटेगरी की है, ये हेल्थ वाली है, ये जो साइट है हेल्थ वाली है, फैशन वाली, कौन सी है। दो ऑप्शन होती हैं, एक तो हम यहाँ पे पेज बना देते हैं निश वाला, एक कॉलम बना लेते हैं कि हेल्थ वाली साइट है तो हेल्थ लिख देंगे, फैशन वाली है तो फैशन लिख देंगे, टेक वाली तो टेक लिख देंगे। और नंबर टू तरीका ये होता है कि आप देखें, एक ये पूरी गूगल शीट है, इस पूरी गूगल शीट के अंदर मल्टीपल शीट्स हैं। देखिए नीचे नजर आ रहा है आपको, शीट नंबर 8 आ रहा है ना, शीट नंबर 7, उसके बाद क्या है, शीट 6, शीट 5, डिजाइन वैली एटसेट्रा। ये मल्टीपल शीट बन जाती हैं। तो बास को हम क्या करते हैं, फर्ज करें यहां मैं सारी साइटें डालने लगा हूं पेट्स वाली, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, मैंने इसका नाम रख दिया पेट्स। यानी इस शीट के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारे का सारा कौन सा होगा, पेट्स वाला होगा। तो मुझे फिर अब ये वाला कॉलम जो है वो नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले ही पता कि इसमें डाटा सारा कौन सा है, पेट्स वाला। फिर ये कॉलम मेरा स्किप हो जाएगा। अच्छा बात को इतना, जिस तरह देखे मैं यहाँ पे इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ऊपर जो हेडर है ना, ये वाला, ये हेडर होता है, ये वाला, ये ऊपर गायब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बाज को इतना जरा याद दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा, पूरी रो पे क्लिक करूंगा, मतलब ये वन पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद मैंने व्यू पे क्लिक किया, फ्रीज पे क्लिक किया, और यहां आ गया वन रो, कि पहली रो को फ्रीज कर। अब मैं जितना मर्जी इसको ऊपर लेके जाऊंगा, मेरा जो पहली रो है वो क्या होगी, वो वहीं के वहीं रहेगी, वो नीचे ऊपर नहीं जाएगी। यानी मुझे हमेशा याद रहेगा कि पहला कॉलम कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, और चौथा कौन सा था, और पांचवा कौन सा। अच्छा एग्जाम्पल हमारी क्या आती है कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मैंने लिखा जी डिजाइन वैली .com आ गया, वेबसाइट वेबसाइट आ गई। इसका एएस फर्ज करे है 20, लेट सपोज। ट्रैफिक इसकी है फर्ज करे 30,000। इसके जो ईमेल है वो क्या आई थी हमारे पास, info@designsvalley.com। और उसके बाद हमारे पास जो अदर कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली वेबसाइट पे जाऊंगा, और वेबसाइट पे जाके जो मेरे बाकी कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे इसमें ये तीनों नंबर पकड़ के मैं इसके अंदर जाके सेव कर। और देखिए मैं जब सेव करता हूँ ना, यहाँ पे इसने एरर दे दिया है इसके अंदर। मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके मैं डबल क्लिक करके मैंने पुट किया उसको। अच्छा जी, इसमें मेरे ख्याल में ये एरर्स आई थिंक वो दे रहा है इसको। हाँ जी बिल्कुल, इक्वल को रिमूव करेंगे, इक्वल भी यहाँ नजर आ रहा है हमें। अब हमारे पास ये तीन नंबर आ गए हैं, तो ये हमने नंबर जो है ना वो यहाँ पे सेव कर लेने हैं या नोट कर लेने हैं। बाज का ना हमें थोड़ा सा ये फॉर्मेटिंग का मसला आ रहा होता है, हम इसको कुछ ऐसे करते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं कि इसको हम कर लेते हैं सेंटर में, इसको कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ताकि वो विड्थ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको एडजस्ट कर दे। ठीक है जी। इस तरीके से हम यहाँ पे जो नंबर जो हमारे पास आए हैं, वो हम यहाँ पे सेटिंग उसकी कर सकते हैं। ले, प्लस भी अगर आपने रिमूव करना है, प्लस भी रिमूव कर दें चाहे। ये हमारे पास फोन नंबर आ गए, तो अगर ईमेल पे जवाब आता है ठीक है, नहीं आता, अब यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और भी है, अदर कॉन्टेक्ट्स के अंदर मेरे पास एक और ऑप्शन भी आ रही है, वो क्या है कि यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है। यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है। मैं क्या करूंगा, मैं इस पेज का लिंक कॉपी कर लूंगा, और लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पे शीट के अंदर मैं लिंक भी पुट कर दूंगा। अदर कॉन्टेक्ट्स के अंदर मैंने मैंने क्या किया,
मैंने ये लिंक भी पुट कर दिया। सॉरी, सॉरी, बस कॉपी करना पड़ेगा। ये था हमारे पास, ये कॉपी किया और शीट में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास लिंक भी आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करके मैं डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाऊंगा जहां पे कॉन्टैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मुझे वापस सर्च नहीं करना पड़ेगा ना कि कॉन्टैक्ट किस पेज के ऊपर है। अच्छा, अब क्या होगा, देखिए बास को पता क्या होता है। बास का आप यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस नहीं दिया होता, बास का यहाँ पे फोन नंबर भी नहीं होता, जस्ट एक चीज होती है, वो क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा फिर आपके पास कोई हल नहीं है। आप क्या करेंगे, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करेंगे, अपना नाम बताएं, अपना ईमेल एड्रेस बताएं। ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां आपने वो ईमेल एड्रेस बताना है जिस पे आप जवाब हासिल करना चाहते हैं। मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ, देखें बास को हम कहीं जाते हैं ना, कोई खाना खाने जाते हैं या कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, जब बिल करने लगते हैं तो वो आपसे कहते हैं जी अपना नंबर बताएं। बस उनका नंबर बता दें सही, फिर उसके बाद इतने मैसेज आते हैं, प्रमोशनल मैसेज, बाकी मैसेज के हम तंग आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ी एहतियात करते हैं कि वहां गलत नंबर लिखवाते हैं, ताकि मैसेज आए किसी और को जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन आपने ऐसा काम नहीं करना। यहाँ आपने अगर गलत ईमेल आईडी डाल दी तो फिर जवाब उसको जाना है, फिर आपको नहीं आना जवाब। यहाँ हमने एग्जैक्टली वो ईमेल एड्रेस डालना है जिससे जिस पे हम चाहते हैं कि हमें रिप्लाई आए। वो ईमेल एड्रेस यहाँ डालेंगे, फोन नंबर ऐड करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करें किस मकसद के लिए रब्ता करना है आपने। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ गई है, गेस्ट पोस्ट इंक्वायरी। यहाँ अपनी बात जो कहनी है वो बात कहें और क्या कर दें, इसको सेंड कर दें। जब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म सेंड करेंगे ना, ये अगले बंदे को, वेबसाइट के मालिक को मेल चली जाएगी। जब उसको मेल जाएगी वो क्या करेगा, आगे से रिस्पॉन्ड करेगा। और जब वो रिस्पॉन्ड करेगा, जब भी किसी का रिप्लाई आता है ना, तो आपको पता चल जाता है ये किस आईडी से रिप्लाई आया। कैसे पता चलता है, तवज्जो फरमाइएगा। जिस तरह ये ईमेल्स है, ये फर्ज करिए जिस तरह ये है ना, ये एक टेस्ट मैसेज है, तो यहाँ देखिए टू, ये मैसेज वैसे सेंड हुआ है ये वाला। अगर हम रिप्लाई की बात करते हैं, जो मेरे रिप्लाई कोई आया हुआ है, लेट्स सपोज, तो मैं अभी देखता हूँ कि मेरे रिप्लाई क्या आया है। चलो भाई, अच्छा मैं यहाँ पे ये सेंट में सारे वाले, मैं यहाँ पे आता हूँ और लेट्स सपोज ये एक मुझे मेल आई है। मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस यहाँ शो हो रहा है, hello@woocommerce.com। ये मुझे इस आईडी से मेल आई, मैं से फिलहाल जरा इसको अनसब्सक्राइब कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, मुझे फर्ज करें यहाँ पे है, आ, ये है, यहाँ देखिए साथ ईमेल आईडी शो हो रही है। तो जब भी मुझे जवाब आता है ना, रिप्लाई आएगा, तो मुझे साथ उसका ईमेल एड्रेस भी शो हो जाएगा कि मुझे फलां आईडी से जवाब आया है। तो पहली बार तो आपने फॉर्म फिल करके भेजा, जब जवाब आया उसकी आईडी चेक किया आपने, उसे कॉपी किया और क्या कर लिया, शीट में आगे नोट कर लिया कि मुझे इस आईडी से जवाब आया था, लिहाजा मैंने आइंदा इसी आईडी पर रब्ता करना वेंडर के साथ। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपकी जो शीट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, वो रेडी हो जाएगी। वो शीट आपकी रेडी हो गई है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फाइंड कर लिया है आपने, इससे वेबसाइट से रब्ता करना है। वेबसाइट से रब्ता कैसे करना है, इसको सिंपल आपने मेल करनी। अब मेल, अच्छा एक चीज वो भी सुन लें कि बात का ऐसा होता है कि हमें ईमेल आईडी नहीं मिलती, हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म भी नहीं मिलता, हमें व्हाट्सएप नंबर भी नहीं मिलता। अब फिर उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि आप उसका जरा चेक करें, फेसबुक पे चले जाएं और फेसबुक पे जाके फर्ज करें, जिस तरह एक वेबसाइट है जिसका नाम था द हेल्थ केयर ब्लॉग। ये लिंक्डइन है, सॉरी, फेसबुक पे जाना है हमने, फेसबुक पे चले जाएं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, वेबसाइट का नाम सर्च कर लेते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे दी हेल्थ केयर ब्लॉग। एक वेबसाइट है, हेल्थ की साइट है ये वाली, मैंने उसका नाम सर्च किया। यहाँ देखिए कि उसके अंदर, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पेजेस की ऑप्शन है, यहाँ पे पेजेस, मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए कि वेबसाइट मेरे पास ये वाली आ गई। एग्जैक्ट वही नेम है, और जब मैं वेबसाइट देखूंगा तो उसका लोगो भी यही था। यानी बात तो ऐसा होता है, कुछ वेबसाइटों के फेसबुक पेज बने होते हैं। अब इस फेसबुक पेज पे जाएं, फेसबुक पेज पे जाके देखिए, यहाँ पे देखिए मैसेज करने की ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ इसको मैसेज कर, या इस वेबसाइट पे देखिए, यहाँ पे इधर मौजूद है इसका जो ईमेल आईडी है। आप ये ईमेल आईडी यहां से कॉपी करें और क्या करें, शीट में उसको नोट कर लें। यानी बात का हमें वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नहीं मिलता,
लेकिन उनके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वहां जाके हम उनका कॉन्टैक्ट हमें मिल जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि हमने हर कहने का अपनी पूरी ट्राई करनी है कि हमें हर वेबसाइट का जो कॉन्टैक्ट है वो मिल जाए, और जहां से भी वो मिलेगा उसे हम सेव कर लेंगे अपने पास। अगर यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं भी मिला, हम इसको मैसेज कर देंगे यहाँ पे, और अपनी शीट में नोट कर लेंगे कि फलां वेबसाइट को हमने मैसेज कहाँ किया, फेसबुक पे। मैं ये लिंक कॉपी करके कहाँ डाल दूंगा, मैं ये लिंक कॉपी कर करूंगा और मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, जिसके जो अदर कॉन्टेक्ट्स हैं वो ये वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वेबसाइट का नाम क्या था, दी हेल्थ केयर ब्लॉग डॉट कॉम, और उसका जो राब्ता हमारा हुआ कहाँ से हुआ है, इसी लिंक के थ्रू राब्ता हुआ हमारा। तो जिस जरिए से राब्ता हुआ है वो आप यहाँ पे अदर कॉन्टेक्ट्स के अंदर क्या करेंगे, उसको प्रॉपरली नोट कर लेंगे। अच्छा, अभी तो कॉन्टैक्ट फाइंड करने वाली बात होगी। अब जो अगली बात हमारे पास है वो ये है कि हमने इनको मेल क्या करनी है, ईमेल कैसे करनी है और क्या करनी है, टेम्पलेट सेव कैसे करने हैं वो तो आपने देख ली है। अच्छा, अब मेल कैसे करनी है उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है। आपने यहाँ पे इसको कॉपी किया। अब सबसे पहले तो जो ईमेल एड्रेस आपने फाइंड किए हैं ना, उनको पहले आपने वेरीफाई करना। और वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था, तो हम जाते हैं कहाँ पे, getguestpost.com के ऊपर जाते हैं। मैंने यहाँ पे वैसे वो पेज ऐड करवा दिया है, वो जो DAPA चेकर वाला पेज है ना, मैंने यहाँ पे भी ऐड करवा दिया, वो शायद आपने देख लिया होगा। यहाँ पे भी टूल्स वाला सेक्शन है, और टूल्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ हमारे पास दो चीजें ऐड हो गई हैं, बल्क ईमेल वेरीफायर या DAPA चेकर। बल्क ईमेल वेरीफाई का मतलब क्या है कि हम इकट्ठी सारी डाल के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे आई थिंक लॉगिन करना ही पड़ेगा। क्या हुआ जिसको? चलिए जरा ये करके देखते हैं कि शायद पासवर्ड गलत हम पुट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये में लिंक आ जाएगा रीसेट का, और ये आ गया जी। और इस पे हम क्लिक करते हैं। नया पासवर्ड ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको अपडेट कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो एडमिन वाला पेज खुल गया जी। चले बहरहाल, ये डैशबोर्ड खुल गया है वर्डप्रेस का। चल, दूसरी प्रोफाइल में चल जाते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे, इसके अंदर getguesthostess.com और ईमेल वेरीफाई। चलिए, स्क्रीन अभी स्टक होगी शायद ऑनलाइन स्टूडेंट की, मैं अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ। अच्छा जी, हमारा लॉगिन हो गया है। और मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूँ ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ भी। ये वाली स्क्रीन हमारी है बल्क ईमेल वेरीफायर वाली। ये ओके जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस डालने हैं। मैं यहाँ पे क्या किया, वो मैंने कॉपी करना था, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं चेक करना, मगर मैंने वन बाय वन करना वो भी ठीक है। वरना मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे आप 1000 ईमेल कॉन्टेक्ट इकट्ठे डाल के भी चेक कर सकते हैं, 1500 भी इकट्ठे चेक कर सकते हैं। टाइम डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि इसने जब चेक करना तो टाइम लगता है इस प्रोसेस के अंदर। मैं इसको करता हूँ वेरीफाई ईमेल्स। अब जितनी मैंने ईमेल डाली होंगी ना, एक लाइन में एक डालनी है। उनको चेक करेगा, और चेक करने के बाद कुछ देर के बाद मुझे रिजल्ट शो करेगा। और जो रिजल्ट मुझे शो करेगा, उसने बताया जी कि ये जो वेबसाइट है ना, इसमें हमने सिर्फ ये चीज चेक करनी है, डिलीवरेबल। इसका आंसर क्या आ रहा है? यस। ये जब मैं यहाँ पे मेल करूंगा तो ये क्या होगी, मेल डिलीवर हो जाएगी। बस ये चीज चेक करनी, बाकी सारी सारी चीजें छोड़ दें। अगर वो मेल डिलीवरेबल है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इजीली आप मेलें कर सकते हैं, और ये मेल आपकी डिलीवर भी होगी। देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है,
इसके अलावा मैं फर्ज करें एक यहाँ पे ऐड करता हूँ, पब्लिश @ गेट गेस्ट hostess.com। मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, nas.gbob@gmail.com। मैंने 3 कटी डाल दी यहाँ पे। मैं करूंगा वेरीफाई ईमेल्स, इसे वेरीफाई करो। तो ये क्या करेगा, उसको थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन तीनों मुझे रिजल्ट बता देगा कि कौन कौन सी ईमेल आईडी वेरीफाइड है और कौन सी अनवेरीफाइड। देखिए तीनों रिजल्ट आ गए। उसने कहा जी कि तीनों क्या है, वो डिलीवरेबल हैं। आप ये जो रिजल्ट है इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक शीट है, एक लिस्ट है, आप लिस्ट यहाँ पे अपलोड करें। उस लिस्ट में जितने भी ईमेल अकाउंट्स होंगे उसके क्या करेगा, सबको वेरीफाई करके आपको बता देगा कि फलां वाली आईडी वेरीफाइड है और फलां वाली आईडी अनवेरीफाइड है, यानी ये अनवेरीफाइबल है या ये डिलीवरेबल नहीं है। तो जहां पे डिलीवरेबल के आगे यस आएगा, सिर्फ आपने उस आईडी पे मेल करें। जहां डिलीवरेबल के आगे नो आ जाएगा या रिस्की आ जाएगा, तो आपने उस पर मेल नहीं करें। क्योंकि अगर आप एक नए ईमेल अकाउंट से, नए जीमेल अकाउंट से अगर आप बहुत सारी मेलें करते हैं, उनमें से कई मेलें ऐसी अकाउंट पे जाती हैं जो आगे से बंद है, तो आपकी मेल वहां डिलीवर नहीं होगी। जब मेल डिलीवर नहीं होती तो हम कहते हैं कि मेल बाउंस हो गई है। आपकी ईमेल क्या हो गई है, बाउंस। अगर अगर डिलीवर नहीं है, अगले बंदे को पहुंची नहीं है, तो जब आपकी बहुत सारी ईमेलें बाउंस होती है ना, तो गूगल को शक पड़ जाता है कि यार ये बंदा जो काम कर रहा है ना, ये खराब काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ये एवी फजूल में जिसको मर्जी मेले भेजी जा रहा है। क्योंकि हर ईमेल प्रोवाइडर कंपनी जो होती है ना, चाहे वो आउटलुक है, चाहे जीमेल है, चाहे कोई भी है, याहू है, हर ईमेल प्रोवाइडर की एक पॉलिसी कॉमन है। वो क्या है कि आप फजूल में किसी को तंग ना करें, स्पैमिंग ना करें। तो यहां पे अगर आप फर्ज करें मेलें कर रहे हैं और वो आगे डिलीवरी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं। और जब स्पैमिंग करेंगे इसका मतलब क्या है कि गूगल थोड़ा डाउट हो जाएगा, शक हो जाएगा, वो गूगल क्या करेगा, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर। इसीलिए ईमेल सेंड करने से पहले ईमेल्स को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जो वेरीफाइड ईमेल आईडी होगी सिर्फ उस पर मेल करनी है, जो वेरीफाई नहीं हो सकेगी उस पर आपने मेल नहीं करनी। अच्छा, बात को पता क्या होगा, आपको एक वेबसाइट के 5 ईमेल अकाउंट मिल जाएंगे, 5 ईमेल आईडी मिल जाएंगे, एक ही वेबसाइट के 5 ईमेल अकाउंट्स। अब फिर मुश्किलात आ जाती है कि हम किस पे मेल करें। आप क्या करेंगे, पांचों को वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद चेक करें जो वैलिड है, जिसके आगे डिलीवर के आगे यस आ रहा है। अगर 5 में से एक के आगे यस आ रहा है, 4 के आगे नो आ गया है, तो जो यस वाला होगा उसको मेल करेंगे। अगर 5 में से पांचों के पांचों यस वाले आ गए, फिर हम डिसाइड करेंगे, सोचेंगे यार अब किसको मेल की जाए, किसको मेल नहीं की जाए। मैं जो काम करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जो काम करते हैं वो क्या है, कि हम सबको मेल भेज देते हैं। किस तरीके से भेजते हैं मैं भी बताता हूँ आपको, लेकिन फिलहाल ये मुझे बताइए, तरीका समझ आ गया आपको ईमेल वेरीफाई करने वाला। तो इसमें यह है कि अगर आपके पास मतलब इसका फ्री है, आप साइन अप करते हैं, तो फ्री में रोजाना 5 ईमेल्स को वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने कल बताया था, अगर इसका अकाउंट आप बाय कर लेते हैं तो उसमें आपके पास 1500 की लिमिट है। वो चाहे आप एक दिन में यूज कर लें, चाहे आप एक माह में यूज कर लें, वो मंथली आपका अकाउंट बाय होता है। और उस मंथली चाहे पूरे माह में 1500 वेरीफाई कर लें, चाहे एक दिन के अंदर ही 1500 वेरीफाई कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो बल्क में आप चेक कर सकते हैं। पूरी शीट आपके पास आ गई है, इकट्ठी ईमेल डालें, इकट्ठा उनको चेक करें, फाइल को एक्सपोर्ट कर लें और देख लें कि कौन सी वेरीफाइड है और कौन सी क्या है, अनवेरीफाइड है। मैं फर्ज करें कि जो मेरे पास शीट आई थी, मैं अगर इसको इसको डाउनलोड करता हूं, यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल, मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो गई है। मैं इस फाइल को अगर अपलोड करता हूं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिजल्ट शो हो रहे हैं। ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट को भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये जो फाइल ओपन हो गई है। अगर ये मैं शो करवाऊँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, वैसे तो मैंने इस पे थोड़ी सी चेंजिंग करवाई थी थोड़ा सा बेटर रिजल्ट शो करवाने के लिए। बहरहाल अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, पहली पे क्या आ गया, ईमेल आ गई पहले कॉलम में। और आगे देखिए इस ये वाला जो कॉलम है, इस डिलीवरेबल, जो जी कॉलम है, नहीं आपने सिर्फ ए देखना है और जी देखना है, बाकी हमारे किसी काम के नहीं। इनको डिलीट कर दें चाहे। ए कॉलम में क्या है, ईमेल, और जी कॉलम में क्या है, डिलीवरेबल यस या नो। तो जो यस है उसको आप मेल सेंड करते हैं, जहां पे नो आ रहा है ना, अपनी शीट में उसको रेड हाईलाइट कर दें कि यहां मैंने मेल नहीं करी, ताकि आपकी मेलें सिर्फ ऐसी आईडीज पे जाएं जो वेरीफाइड हैं, जो वैलिड हैं, ताकि ईमेल आपकी बाउंस कम से कम हो और उससे आपको रिजल्ट्स बेटर से बेटर मिले, रिस्पॉन्स आपको ज्यादा अच्छे आए इंशाल्लाह। बहरहाल जी, अब ये हमने जो काम है वो कर लिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चल के जो अगला स्टेप है हमारा, उसकी तरफ आते हैं।
और जो अगला स्टेप है वो है जी ईमेल सेंड करने वाला। उसकी तरफ आ जाते हैं। तो ईमेल हमने सेंड करनी है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जीमेल के पास। और सर ने आपको बता दिया ना टेम्पलेट सेव किस तरह करना है, टेम्पलेट बनाना कैसे है, टेम्पलेट सेव किस तरह करना है, बात होगी है ना आपकी। ओके। अच्छा, अब हमने मेल सेंड करने की तरफ आना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कंपोज पे जाएंगे। अक्सर लोगों को ये ऑलरेडी आइडिया है ईमेल्स का, लेकिन जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनके लिए काफी डिटेल से मैं इसको बताऊंगा ताकि हर चीज आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास यहाँ पे टू की ऑप्शन है। ईमेल आईडी थी info@designer.com, मैंने वो एड्रेस कॉपी किया जो वैलिड था, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब फर्ज करें इस कंपनी की और भी एड्रेसेस हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे पेस्ट नहीं करूंगा। मैं एक बटन दबाऊंगा, देखिए दो ऑप्शन आ रही है, सीसी और बीसीसी। मैं यहाँ पे सीसी पे क्लिक करूंगा। और फर्ज करें इस वेबसाइट के हमें 5 अकाउंट मिले हैं, 5 ईमेल अकाउंट्स हैं, और पांचों के पांचों वेरीफाइड हैं। मैं एक को टू में रखूंगा और बाकी चारों को मैं कहाँ रखूंगा, सीसी में। उन्हें कॉपी करके कहाँ पेस्ट करूंगा, सीसी। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। इससे मुराद क्या है कि जो जो मेल मैं टू वाले को कर रहा हूं, उस सेम उसी की कॉपी किसको चली जाएगी, सीसी वालों को भी चली जाएगी। सब लोगों को मेल चली जाएगी सेम। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और जब सब लोगों को सेम मेल जाएगी तो जो बंदा रेलेवेंट होगा, जिस बंदे ने जवाब देना होगा, सबको मेलें पहुंच गई हैं। जिसने जवाब देना होगा वो हमें जवाब दे देगा। अब जिसका जवाब हमें आ जाएगा, हम सिर्फ उस बंदे को मार्क कर लेंगे, यार ये बंदा हमारे काम का, बाकी 4 बंदे हमारे काम के नहीं है। उनको फिर भी नोट रखेंगे अपने पास, लेकिन हम जिसका जिस जिस आईडी से जवाब हमें मिलेगा, उस आईडी को मार्क कर लेंगे कि हमें ये बंदा जवाब देता है, लिहाजा हमने आइंदा भी इसी बंदे से रब्ता करना। अगर 10 ईमेल अकाउंट मिले हैं, 10 के 10 वैलिड हैं, एक को टू में रखें, 9 को कहाँ रखें, सीसी में, और मेल सेंड कर। सही हो गया जी। सेंड करने के बाद आगे इनको जरा जगा दें। जी जी। सारे निकाल के बॉक्स बॉक्स बनते जाते हैं, कुछ इनमें और एक्स्ट्रा सीसी और बीसी करने में क्या फर्क ओके, हमने क्वेश्चन किया जी, देखिए 3 चीजें हैं। एक है जो टू, और दूसरा हमारे पास है सीसी, और तीसरा हमारे पास है बीसीसी। तीसरा हमारे पास क्या है, बीसीसी। अच्छा, जब टू में डालते हैं ना, जब टू में फर्ज करें मैं पांचों के पांचों को टू में डाल देता हूँ, एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, जब इस तरह सेंड करेंगे ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। एक ग्रुप की फॉर्म में ये चैट हमारी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? जब हम यहाँ सीसी में डालते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हर बंदे को इंडिविजुअल मेल गई है, हर बंदे को इंडिविजुअल कॉपी गई है उसकी। अब जो बंदा जवाब देगा, हम सिर्फ उससे आगे कम्युनिकेट कर लेंगे। और जो बीसीसी होता है ना, सीसी और बीसीसी में फर्क क्या है, सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब सीसी में डालते हैं तो हर बंदे को पता चल रहा है कि ये मेल किस किस को गई है। जब बीसीसी बीसीसी में ऐड करते हैं, मैं फर्ज करें इस पे क्लिक करता हूं और बीसीसी में ऐड करता हूं ईमेल आईडी, यहां हम 50 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, 50 आईडीज हम यहां ऐड कर सकते हैं। जब बीसीसी में ऐड करते हैं तो फिर एक बंदे को पता नहीं चलता कि ये मेल और किस किस को की गई है। हर बंदा दूसरे के लिहाज से क्या है, ब्लाइंड है। देखिए सीसी में हर बंदे को पता चल रहा है कि ये मेल और किस किस को की गई है। तो ये चंद ये डिफरेंसेस हैं। सीसी वाली ऑप्शन ठीक है, आप एक अकाउंट को रखे टू में, बाकी को रखे सीसी में, और मेल सेंड कर। सब अगला सवाल, अगला सवाल जो आप शायद हमारी आज की लास्ट बात होगी, और फिर आगे बार्गेनिंग की तरफ थोड़ी सी बात बस करेंगे। अब अगला सवाल ये कि मेल करनी क्या है हमने। फर्ज करें हमने टू भी कर दिया, सीसी भी कर दिया, जो भी करना था कर दिया हमने। तो मैं फर्ज करें, मैं इसको जरा शुरू से कर लेता हूँ। कंपोज पे जाते हैं। यहाँ पे टू में ईमेल कॉपी पेस्ट करते हैं। अब सब्जेक्ट लाइन क्या लिखें। एक बात याद रखिएगा कि गूगल की जो रीसेंट पॉलिसी है ना, उसके मुताबिक एक चीज आप पक्की पक्की जेहन में रख लें कि अगर आप किसी बंदे को पहली पहली मेल कर रहे हैं, तो वजह से बात सुननी है आपने। आज से 6 माह साल पहले ऐसा नहीं था होता, अब हो रहा है। अगर आप किसी बंदे को पहली बार मेल कर रहे हैं और उस मेल के अंदर आपने कोई फोटो ऐड की है, कोई फाइल ऐड की हुई है, कोई लिंक्स ऐड किए हुए हैं, तो क्या होगा, आपकी वो मेल स्पैम में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्पैम से मुराद क्या है कि जब गूगल ये देख लेता है, मैं फर्ज कर मैंने आपको मेल की, गूगल गूगल लगा यार ये बंदे ने फजूल मेल की है, तो गूगल वो मेल मेरे इनबॉक्स में नहीं भेजेगा। वो कहां भेज देगा,
मेरे स्पैम वाले फोल्डर में भेजेगा। ये स्पैमिंग हुई है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, इनबॉक्स चेक करते हैं, स्पैम चेक ही नहीं करते। जब मैं स्पैम चेक ही नहीं करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि अगला बंदा जो स्पैम चेक ही नहीं करेगा, मुझे जवाब भी नहीं आएगा। हमारा टारगेट ये है कि हमारी मेल कहां पहुंचनी चाहिए, अगले बंदे के इनबॉक्स पे। तो लिहाजा एक पॉलिसी हमारी बड़ी पक्की बन गई है, वो क्या है कि हमने जब भी पहली पहली मेल करनी है, चाहे वेंडर को चाहे क्लाइंट, दोनों सूरतों में, जब भी पहली पहली मेल करेंगे तो पहली मेल में ना फोटो अटैच करेंगे, ना फाइल अटैच करेंगे, ना ही कोई लिंक ऐड करेंगे, ना ही कोई लिंक ऐड करेंगे, लिंक से भी अवॉइड करना है। और ना ही ईमेल के अंदर कोई टेबल ऐड करेंगे, तो ना टेबल बना के हम वैल्यू बता देते, लो जी पहले कॉलम में ये, दूसरे में ये, टेबल भी नहीं ऐड करना। गूगल के ऊपर जो ईमेल मार्केटिंग है ना, उसके ऊपर जो काफी लोगों ने रिसर्च की हुई है, उस पूरी रिसर्च को मैंने एक दफा पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने जो उसका लुब्बे लुबाब निकाला ना, सारा जो उसका मरकजी ख्याल था, वो ये था कि अगर आप किसी बंदे को पहली बार मेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मेल स्पैम में ना जाए, तो आपने इस अंदाज से मेल करनी है कि गूगल को ये लगे, क्योंकि गूगल ने हर मेल पढ़ के फिर आगे भेजनी है। उसको उसने थोड़ा सा एनालाइज करके चेक करना पहले कि ये मेल ठीक है या स्पैम है, ये प्रमोशनल है मेल ये वाली, क्या है। हर मेल चेक होके आगे जाती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मेल अगले बंदे के इनबॉक्स में डिलीवर हो, तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी ईमेल लिखें जिससे गूगल को ये लगे कि ये ईमेल मैंने या आपने अपने किसी दोस्त को की है, किसी फैमिली मेंबर को की है, या आपने किसी कोलीग को की है। अगर आपकी बात करने के अंदाज में ये झलक आ रही है, तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि आपकी मेल इनबॉक्स में जाने के चांसेस क्या है, वो काफी ज्यादा है। अब ये चीज मैं कैसे कर सकता हूं? मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा और चैट जीपीटी से के पास जाके कहूंगा कि मैं एक ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट हूं और ब्लॉग्स को आउटरीच करना चाहता हूं। लिहाजा मुझे एक शॉर्ट और अच्छी सी ईमेल लिख कर दो, जिससे मैं मैक्सिमम वेबसाइट्स से रिप्लाई हासिल कर सकूं। मैं इसको एक बात देखिए, चैट जीपीटी के बारे में एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं अक्सर बात कहता हूँ कि चैट जीपीटी को आप जितना अच्छा समझाएंगे ना, उतना ही अच्छा ये जवाब बना के देगा। पूरी बात बता दे, खुल के बता दे इसको। वो कहता है ना, डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, इसी तरह चैट जीपीटी से कोई बात छुपानी नहीं है। हर चीज बता दे, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूँ, हर चीज खुल के बता दे इसको। फिर ये अच्छी मेल लिख के देगा, आपको अच्छा जवाब देगा। अजान जरा सुन लें, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अजान की ब्रेक है जी, 2 मिनट के बाद यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह।
ओके जी। मैंने से कहा जी कि मैं एक ब्लॉग आउटरीच एक्सपर्ट हूँ और ब्लॉग्स को आउटरीच करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे एक शॉर्ट और अच्छी सी ईमेल लिख कर दो जिससे मैं मैक्सिमम वेबसाइट से रिप्लाई हासिल कर सकूँ। और मैं इसे एक बात वो कहता हूँ कि ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में क्लिक बेट लाजमी होनी चाहिए। क्लिक बेट से मुराद के कोई ऐसा जुमला, ऐसा फिक्रा उसके अंदर आ जाए जिससे लोग क्लिक करें, मेरी मेरी मेल को ओपन करें। इसने क्या कर दिया, क्विक प्रपोजल दैट कैन बेनिफिशियल योर ब्लॉग फाइनेंशियली, कि बेनिफिट पहुंच सकता है। इवन बॉडी क्या आ गई, आई केम अक्रॉस योर ब्लॉग एंड वाज रियली इंप्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आई एम रीचिंग आउट विद अ क्विक कोलैबोरेशन आइडिया दैट कैन ब्रिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड revenue to your site. I would not take much of your time and stay in full control. Would you be open to a quick chat or email exchange? अच्छा, ये ना हम यहाँ पे मैं से कहता हूँ जी कि ईमेल के अंदर गेस्ट पोस्ट की ऑफर भी करो। अच्छा जी। Paid collaboration, I would like to contribute a high quality guest post to your blog, fully tailored to your audience. Of course, you will be compensated for publishing it. कि आपको पैसे दिए जाएंगे, मुफ्त में काम नहीं करवा रहे हम। Let me know if this sounds interesting. I can send more details right away. Looking forward to working with you. तो शॉर्ट सी, बिल्कुल छोटी सी ईमेल होनी चाहिए, टू द पॉइंट, और उससे पूछ लें। अच्छा, मैं एक चीज अगर यहाँ पे करूं, मैं से कहूं कि ये ईमेल फ्रेंडली टोन में लिखो। अच्छा, फ्रेंडली टोन में थोड़ा सा फर्क आया है। हम इसे कहते हैं जी कि ईमेल का अंदाज, ईमेल की टोन ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मैं अपने किसी कोलीग को मेल कर रहा हूं। पर जिसने मतलब बज़ाहिर जो है ना, हमें को इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आया, लेकिन बैक एंड पे क्या होता है, ये जो टोन्स हम यूज कर रहे हैं ना, गूगल जो जीमेल है, ये गूगल है, वो इसको पिक कर रहा होता है इस लिहाज से। जैसे हमने कहा ना कि ये टोन इस्तेमाल करो, तो जो जीमेल है या गूगल है वो ऑटोमेटिकली इसको पढ़ के पिक कर लेता है, ये मेल किसको की गई है, उससे थोड़ा सा उसको आइडिया हो जाता है। तो लिहाजा हमें यहाँ से कुछ बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी फ्रेंडली टोन इस्तेमाल कर लें, या फिर यहाँ पे अपने कुलीग को जिस तरह हम बातचीत करते हैं उस तरह की टोन इस्तेमाल कर लें, और एक छोटी सी शॉर्ट सी ईमेल लिखवा के उससे हम क्या करेंगे, सिंपली टेम्पलेट के तौर पर अपने पास सेव कर लेंगे। और उसके बाद जब ये मेल हमारी आ जाएगी, स्पेक लाइन भी आ गई, मेल भी आ गई, अब जस्ट हमने क्या करना है, उसको सेंड करना है। लेकिन सेंड करने से पहले एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखिए जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ना, हे, और आगे नेम लिखा हुआ है। अब जिसको मेल कर रहे हैं, क्या उसका नाम पता है हमें? बास का तो जब हम ईमेल आईडी फाइंड करते हैं ना, तो ईमेल आईडी में नाम होता है। फर्ज इससे लिखा हुआ farhan@design0.com, मुझे नाम पता चल गया जिसको मेल कर रहा हूँ उसका नाम फरहान है। लेकिन बास का नाम पता नहीं चलता हमें, तो क्या उसका हल क्या है? उसका फिर हाल ये होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा इधर से कि हे, और आगे लिख दूंगा यहाँ पे टीम डिजाइन्स वैली। ये बात समझ रहे हैं ना?
अब जो टीम मेंबर कोई भी होगा जो मेरी मेल को रिसीव करेगा, ये हम उसको मुखातिब कर रहे हैं। तो अगर तो अगले बंदे का नाम पता है तो उसको नाम से मुखातिब करके मेल करें। इससे ये टच आ जाता है यार कि अगले बंदे को हम जानते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर फर्ज करें उसका नाम नहीं पता, तो फिर हमने क्या करना है, हे टीम डिजाइन वैली। और यहाँ पे हमने ये नहीं करना डिजाइन वैली डॉट कॉम, क्योंकि जब मैंने ये किया ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये लिंक बन जाएगा, और जब लिंक बनेगा तो स्पैम में जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा होते हैं। लिहाजा पहली ईमेल के अंदर जब भी आपने किसी को पहली बार मेल करनी है, आपने लिंक्स, पिक्चर्स, फाइल्स अटैच करने से आपने अवॉइड करना है। ठीक है जी। इस तरीके से आपने जो मेल लिख के उसे फिर आगे आपने सेंडिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, ये इस वीक में मैंने आपसे बताया था कि 4 लेक्चर करने का मतलब यही है, मकसद यही था कि आज के लेक्चर में हमने ईमेल्स करना सीख लिया। ये हमारी बात आज हो गई है। अब करना आपने क्या कि आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, चाहे क्लाइंट्स हैं चाहे वेंडर्स हैं, मेल्स हमेशा हमने मंडे टू फ्राइडे करनी। हमने वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को हमने ईमेल्स नहीं करनी, ना वेंडर्स को ना क्लाइंट्स को। इवन जो फॉलोअप्स करने हैं, फॉलोअप से मुराद क्या है कि जिसका जवाब नहीं आएगा हम उसको एक फॉलोअप करेंगे, उसके एक और मेल करेंगे। जवाब फिर नहीं आया, फिर एक और मेल कर दें। तो फर्ज करेंगे किसी को मैंने मंडे को मेल की, उसको उसका जवाब मंडे को भी नहीं आया, ट्यूसडे को भी नहीं आया, मैंने वेडनेसडे को फिर मेल कर दी। उसका जवाब वेडनेसडे को भी नहीं आया, थर्सडे को भी नहीं आया, मैंने फ्राइडे को फिर मेल कर दी। एक बंदे को हमने कम से कम 2 फॉलोअप्स करने हैं। ठीक है जी। मैं उसे कहता हूँ, मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ, मुश्किल काम नहीं है, कि पहले हम ये करने से पहले, लिखने से पहले 1000 बार सोचते थे। अब तो चैट जीपीटी ने बड़ा काम आसान कर दिया है। मैं कहता हूँ जी, अब मुझे 2 फॉलोअप ईमेल्स लिख कर दो, जो मैं उन लोगों को कर सकूं जिनका मुझे रिप्लाई नहीं आया। और मैं ऐसे कहता हूं कि मुझे, मैं बल्कि ना इसको इस तरह कहता हूँ, वो अच्छा ज्यादा सुझा देते हैं, फर्स्ट फॉलोअप और सेकंड फॉलोअप। फर्स्ट फॉलोअप और सेकंड फॉलोअप मुझे मेल्स, सेकंड फॉलोअप। अभी मुझे 2 मेल लिख के देगा। फर्स्ट फॉलो ईमेल आफ्टर 3 to 4 days, ने कहा जी 3 से 4 दिन बाद करें, जस्ट चेकिंग इन क्विक ब्लॉक कोलैबोरेशन। अच्छा जी, ये छोटी सी ईमेल आ गई। उसके बाद ये फिर सेकंड, एक बंदे को हमने 3 3 मेलें करनी है, चाहे क्लाइंट है चाहे वेंडर है। पहली मेल, फिर एक फॉलोअप, फिर एक और फॉलो। अगर 3 मेलों के बाद भी जवाब नहीं आता तो फिर छोड़ दें उसको, और जब देना होगा जवाब दे देगा। वेंडर्स भी ऐसे होते हैं, जिस तरह अभी आज एक स्टूडेंट बता रहे थे कि उनको उन्होंने मेल की, तो 1 हफ्ते बाद जवाब आया उसका, 1 वीक के बाद जवाब आया उसका। जिस तरह हमें भी लोग अप्रोच करते हैं, तो मैं भी क्या करता हूँ, बात को बिजी होता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो मैं फिर जब मुझे किसी दिन टाइम मिलता है, याद आता है, फिर जितनी भी मेलें आई होती हैं मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। जो हमारी अपनी साइड है जिसपे हमें इंक्वायरीज आ रही होती हैं, मैं एक ही दिन बैठ कर सबको रिप्लाई करता हूँ। वो हफ्ते बाद मुझे याद आ जाए या टाइम मिल जाए, या 5 दिन बाद टाइम मिल जाए, मैं फिर वो डेली बेसिस पे, मतलब वो उस दिन जो है मैं उसको कर देता हूँ reply। इसी तरह आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं भी मेल करूंगा मुझे फौरन जवाब आ जाए। 2 चीजें हैं ना, पहली बात, वाला बंदा बिजी हो सकता है, नंबर 2, हर वेबसाइट को रोजाना सैकड़ों मेलें जा रही है। तो बास का तो क्या होता है कि वो सैकड़ों में, जब मुझे फर्ज करें 100 मेलें आई हैं, मैंने 50 को जवाब दे दिया, 50 को नहीं दे सका, टाइम ही नहीं था मेरे पास। लेकिन जब फॉलोअप करूंगा, हो सकता है मुझे जवाब मिल जाए, बोला देखिए यार ये इस बंदे ने दोबारा अप्रोच कर लिया है, मुझे हो सकता है मुझे अब जवाब मिल जाए। लिहाजा फॉलोअप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी करने हैं। फॉलोअप भी लिखवा लिया आपने, पहली मेल भी लिखवा ली, अब मेल सेंड करनी है आपने। मेल सेंड करेंगे, और मेल कब सेंड करनी है, मंडे टू फ्राइडे। अक्सर सवाल आता है किस टाइम पे मेल करें। टाइम की कोई कैद नहीं है, आप जिस टाइम मर्जी मेल कर दें। कोशिश करें कि मैक्सिमम कोशिश आपकी होनी चाहिए दोपहर 2 बजे से लेकर रात कोई 12 1 बजे तक मेलें कर लें। इसमें ऑलमोस्ट सब लोग कवर, तकरीबन सब, काफी लोग कवर हो जाते हैं, मतलब इसमें यूके के लोग भी कवर हो जाते हैं, यूके यूरोप के लोग भी कवर हो जाते हैं, इसमें अमेरिका और कनाडा के लोग भी कवर हो जाते हैं। जो कवर नहीं हो पाते इस टाइम के अंदर, वो क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड कवर नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे टाइम थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन वो भी मतलब कुछ हद तक कवर हो जाती है। तो बहरहाल आपका जो टाइम है, अगर आप दोपहर 2 से लेकर रात कोई 12 1 बजे तक मेले कर सकते हैं तो ये गुड है। वरना इसको कुछ ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है वेंडर्स के लिहाज से।
क्लाइंट्स के लिहाज से हम डेफिनेटली जिस बंदे को मेल कर रहे हैं, अच्छा उसमें ना मसला ये भी आता है कि हमें पता नहीं है ना कि वेबसाइट कहाँ ऑपरेट हो रही है। हम ब्लाइंड है इस लिहाज से। हो सकता है वेबसाइट रैंक अमेरिका में कर रही है, ऑपरेट पाकिस्तान में हो रही है। बड़ी साइडें ऐसी हैं। अब चूंकि हमें पता नहीं है, ब्लाइंड है इस लिहाज से, लिहाजा हमने इस पे सर नहीं कपाना कि किस टाइम पे मेल करूं किस टाइम पे ना करूं। बस मेलें आपने कर देनी, कर छोड़नी है आपने। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, बात को पता क्या होता है जो सबसे बड़ी गलती होती है? मैं आपको बताता हूँ कि शहजाद भी अक्सर ये बात कहते हैं, शहजाद भी ये बात कहा करते हैं, मैं भी ये बात कहा करता हूँ कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं लोग, वो कम कामयाब होते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए, जो ज्यादा क्वालिफाइड है वो ज्यादा कामयाब हो। लेकिन एक्चुअल स्टैट्स बिल्कुल ऑपोजिट है। जो ज्यादा क्वालिफाइड है वो कम कामयाब है, जो कम क्वालिफाइड है वो ज्यादा कामयाब है। उसके पीछे रीजन क्या है? जब मैंने थोड़ा सा सोचने की कोशिश की, और मैंने जब चंद एक लोगों से मुलाकात की और ये वजह पता लगाने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि जो ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोचते ज्यादा हैं और करते कम है, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा चल रहा होता है। और जो कम क्वालिफाइड लोग हैं, क्योंकि उनका इतना समझ बूझ नहीं ज्यादा होती, वो सोचते कम है और स्टेप्स ज्यादा लेते हैं। मैं अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। अब जब नया नया प्लेटफॉर्म आया, एड से आई कॉपीफाई, ये नए नए प्लेटफॉर्म्स आए, तो मैंने कहा यार ये क्या प्लेटफॉर्म, मैंने काफी रिसर्च की उसके, मुझे मुझे नहीं सूटेबल नहीं लगे मुझे। मैंने कहा यार छोटे प्लेटफॉर्म है, मैं बस बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करूँ। उस पर सोचा, गौर किया, मैंने इनको स्किप कर दिया कि चलो जब कभी टाइम मिलेगा फिर देख लें। क्योंकि मेरे लिए फाइवर अपवर्क क्या था, वो सूटेबल था। हालांकि मैं क्लास में करवाना शुरू कर दिया मैंने, क्लास में यार ये भी कर लें ये भी कर लें, मैंने हल्का फुल्का उस पर अकाउंट बना के दिखा दिया, और एक आधा ऑर्डर आ गया, मैंने बता दिया क्लास के अंदर यार आप ऐसे कर लें। अच्छा, मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनको फाइवर अपवर्क चलाना नहीं था आता। अकाउंट बनाना मुश्किल है ना। अब आगे जाके लेक्चर आपके आएंगे, फाइवर का भी लेक्चर आएगा, अपवर्क का लेक्चर भी आएगा, आई कॉपीफाई गेस्ट पोस्ट नाउ के लेक्चर आएंगे। आई कॉपीफाई पे गेस्ट पोस्ट नाउ पे दोनों पे अकाउंट बनाना है, 5 मिनट के अंदर बन जाएगा। फाइवर अप टू पे बनाना है, टाइम ज्यादा लगेगा। मैं क्या, मैं तो बड़े कामों के लिए बना, तो मुश्किल काम करते हैं, छोटे के तो छोटे मोटे काम कोई भी कर लेता है। अब क्लास में जो लोग कम क्वालिफाइड थे, उन्होंने क्या किया, यार मुश्किल काम तो हमसे होते नहीं है, चलो जो हो रहा है वो कर ले। उन्होंने क्या किया, अच्छा तसद्दुक अगर मेरी आवाज सुन रहे गांजा टिश्यू मुझे भिजवाइएगा कॉल के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइवर अपवर्क को थोड़ी कम तवज्जो दी, उन्होंने फुल फोकस कर लिया किसके ऊपर, आई कॉपीफाई एड्स के ऊपर। तो अभी मैं एक पर्सन को जानता हूँ जिसकी क्वालिफिकेशन जस्ट मैट्रिक है। वो एक जनूबी पंजाब के एक बहुत ही, कह लें कि एक बैकवर्ड एरिया से है, और इस वक्त वो जस्ट एडसे से मंथली बेसिस पे 4 से 5 लाख कमाता है। उसको फाइवर नहीं आता, उसको अपवर्क नहीं आता। अब आना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसने उस जमाने में जिस फोकस किस पे किया था, छोटी चीज के ऊपर, कहा चलो कुछ नहीं ना हो रहा मुझसे, चलो ये कर गुजरो। उसने सारा डाटा पकड़ा जो आउटरीच किया हुआ था, एड से पे ऐड कर दिया, उसका अकाउंट चल गया। अब उससे हर महीने वो 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए वो एड से कमाता, एड से और आई कॉपीफाइज। तो बात हमारी ये हो रही थी कि मसला कहाँ पे है, मसला ये कि हम सोचते ज्यादा हैं, स्टेप कम लेते हैं, प्रैक्टिकल वर्किंग कम करते हैं, और जहां पे ये चीजें आती है ना वहां काम खराब हो जाता है। मेरे पास क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पीएचडी क्वालिफाइड थे, और उनमें से मैं जिनको जानता हूं उनको अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला। हालांकि मैं क्या एक्सपेक्ट करता था कि अगर ये पीएचडी को, के हमारे बड़े अच्छे यहाँ पे क्लास में पर्सन थे, प्रोफेसर साहब थे, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी थे वो, और उसके साथ वो जर्मनी से पीएचडी करके आए हुए थे फिजिक्स में। तो उनका भी यही मामला था, मतलब मेरे साथ क्लास के बाद भी काफी पर्सनली भी मेरे से मुलाकात करते रहे, डिस्कशन करते रहे। तो मसला क्या था उनका, कि नॉलेज बहुत है उनके पास, चीजें जल्दी पिक कर ली, लेकिन जब करने की बारी आई कर नहीं सके, किया नहीं उन्होंने। रिजल्ट क्या है, जीरो। नॉलेज आपके पास 100% है, प्रैक्टिकल वर्किंग आपकी जीरो है, तो उस सारे नॉलेज को जीरो से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू रिजल्ट्स। यही एजुकेशन को बंदी है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल करने का मसला है। मतलब देखिए, मैं अक्सर बताता हूँ ना, अभी पिछली क्लास के अंदर, ये आपका 59 बैच है, 58 बैच के अंदर एक लेडी है इंटर्नशिप में आ रही है, उन्होंने 3 हफ्ते लगा दिए। मैंने जब उससे पूछा आपने अभी तक मेल क्यों नहीं की, मैंने सोचा मैं सोच रही हूँ मैं क्या मेल करूँ।
अब देखिए मेन चीज क्या है, आप इनको मेल करते हैं, फर्ज करें गलत मेल होगी आपसे, डील गलत होगी आपसे, क्या होगा? अगले बंदे ने मेल से बाहर निकल के थप्पड़ तो नहीं लगा देना आपको, ऐसा नहीं ना होगा। मैक्सिमम क्या होगा, गलत डील होगी, कोई इशू नहीं, नहीं कि मेरा नया ही मेरा अकाउंट बनाया दोबारा डील करना है, उसे कौन सा पता कि ये वही बंदा है। अब नया बंदा बन के दोबारा डील करना है उसके साथ, करें तो सही ना। लेकिन जब हम सोचते रहेंगे, एक स्टूडेंट और भी थे, वो इससे भी नेक्स्ट लेवल था। वो क्या लेवल था कि पूरा कोर्स अटेंड कर लिया, 1 महीना पूरा लेक्चर अटेंड कर लिए, इंटर्नशिप का पूरा माह अटेंड कर लिया, क्वेश्चन उन्होंने सबसे ज्यादा करने हैं क्लास में से। कम से कम ये 2 माह के अंदर उन्होंने कम से कम उसे कोई 400 से 500 क्वेश्चन किए होंगे। ये मैं कम बता रहा हूँ अभी आप, पहली रो में बैठते थे और 400 से 500 क्वेश्चन उन्होंने मुझे 2 माह में किए होंगे। इवन मेरे पास ऑफिस आ जाते थे और वहां बैठ के आधा घंटा डिस्कशन होती रहती थी। लेकिन एट दैट जब मैंने डिस्कशन की तो क्या हुआ, उनका प्रैक्टिकल वर्क क्या था, जीरो। मैंने पूछा ये इसकी क्या वजह है, सर मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं सीख के इम्प्लीमेंट करूँ। जबकि मैं क्लियरली बताता हूँ कि यहाँ जो आपने सीखना है वो करके सीखना है, जो सीखा है उसे कर गुजरे, गलत हो रहा है सही हो रहा है क्या होगा मैक्सिमम। देखिए फाइवर का अकाउंट बनाना है, गलत बन जाएगा क्या मसला है, कोई इशू नहीं है। नई आईडी नया बंदा को छोटे बहन भाई के नाम के या बड़े बहन भाई के नाम पे दोबारा अकाउंट बना लो। तो यहाँ गलतियों की गुंजाइश है। मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ कि मैंने जब ये काम शुरू किया था, ये इस पे बात हमारी आपकी क्लास में नहीं हो सकी, लेकिन मैं कभी कभी जिक्र कर दिया करता हूँ कि जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, मैंने आपको बताया था कि मेरा बाय बाय एजुकेशन में इंजीनियर हूँ और मेरी जॉब थी। और जॉब के साथ साथ मैं एक एकेडमी के अंदर इवनिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है ना पैसे कमाने के लिए, तो बंदा जरा एनर्जी जब इंसान के अंदर होती है तो बंदा कहता है यार जितने पैसे आते हैं आने दो। तो मैं जॉब करता था 9 to 5 जॉब, और जॉब के बाद मैं 5:30 बजे एक इदारे में जाता था एकेडमी के अंदर, वहां जाके मैं कुछ 4-5 लेक्चर पढ़ाता था फिजिक्स के। फिजिक्स मैंने पढ़ानी है, तो 4-5 लेक्चर पढ़ा के कोई लाख सवा लाख वहां से भी कमा लिया, और इस तरह कोई अच्छी इनकम बन जाती थी। अब जब ये कोविड आया तो कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के दौरान उससे थोड़ा सा काफी अर्सा पहले शहजाद भी ये कह रहे थे यार ये अपनी फील्ड स्विच करो, लेकिन कोविड में जब चूंकि थोड़ा टाइम मिल गया हमें, उन्होंने कहा जी अब तो तुम्हारे पास मौका है, तो एक दफा ट्राई करके देखो। मैंने ट्राई किया, और ट्राई करके मैं जब शहजाद के पास बैठ गया, एक ही ऑफिस में बैठते थे, सेम कमरे के अंदर बैठते थे। अब कितना फासला था जितना मेरा और आपका फासला, यानी कितने को मैक्सिमम को 4-5 मीटर का फासला होगा। मतलब यहाँ पे फर्ज करें मैं बैठा हूँ, यहाँ पे शहजादी बैठे हुए हैं, आपस में बिल्कुल इजीली हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, मुझे बिठाया अपने पास, बोलो जी ये गेस्ट पोस्ट होती है, इस तरह वेंडर को आउटरीच करते हैं, ये वेंडर होता है, ये क्लाइंट होता है, ये फाइवर का अकाउंट है, अब काम शुरू कर दो। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने मेरे चूंकि नए नए बंदे के जो सवाल तो आते हैं, नई फील्ड थी, पता नहीं था इस चीज का। अब सवाल पैदा होना शुरू हो गए, मैंने रोजाना उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांट दिया, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझसे इतने सवाल करोगे ना, इतना टाइम मेरा लोगे, तो मैं जो पैसे कमा रहा हूँ ना ऑलरेडी, तो मैं वो नहीं कमा सकूँ, मैं मजीद नई रिसर्च नहीं कर सकता। लिहाजा तुम्हारे ऊपर ना आज से लिमिट है। वो लिमिट क्या है, तुम्हें रोजाना सिर्फ एक सवाल पूछना है, एक से ज्यादा सवाल नहीं पूछना। अच्छा मैंने कहा मैं कहाँ से फिर जवाब कहाँ से लूँ, मुझे तो पता ही नहीं स्पीड, कहता है सर्च करो, गूगल से सर्च करो। तब चैट जीपीटी नहीं था। खुद देखो इन चीजों को, ऑब्जर्व करो और करने की कोशिश करो, क्योंकि लर्निंग के लिए आपका अच्छा ऑब्जर्वर अच्छा सर्चर होना इंपॉर्टेंट है। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने गुस्से में आकर ना वो एक सवाल पूछना भी छोड़ दिया, मैं कहा मैंने पूछना ही नहीं है। और फिर क्या हुआ, फिर आहिस्ता 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 चीजों को करना शुरू किया। फाइवर का अकाउंट एक दफा गलत बन गया, उसको मैंने छोड़ दिया, फिर नया अकाउंट बनाया। अब वो अकाउंट पहली दफा ही ठीक बन गया। वेंडर्स को आउटरीच कर लिया, उनसे तो डीलें करनी, पेपल अवेलेबल नहीं था, पेपल कहीं से जुगाड़ लगा के पेपल भी हासिल कर लिया। बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि एक चीज मैंने क्या सीखी, कि क्वेश्चंस कम करो, पहले मसले को खुद हल करने की कोशिश करो, आपके अंदर भी चीज पैदा होनी चाहिए। हालांकि मैं मना नहीं कर रहा क्वेश्चन पूछने से, क्वेश्चन पूछें, मुझसे 1000 क्वेश्चन पूछें, मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करके भी दिखाएं। जब प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, क्वेश्चन पूछते रहेंगे, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगे, बुरा लगेगा। आप प्रैक्टिकली काम करें, और जब भी सवाल ज़हन में आए पहली कोशिश करें खुद सर्च करें उसका आंसर। जब उसका आंसर नहीं मिल रहा, कोशिश कर ली है, फिर आप मेरे पास आए या सपोर्ट टीम के पास आए, वो एक बेटर बेटर ऑप्शन है, इससे आपकी लर्निंग इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो मैं बताना जो चाह रहा हूँ क्या चीज़ है। वैसे तो मैं जब भी शदाबी के पास बैठता हूँ, हमारी मुलाकात होती है, चाहे वो अपनी एक भाइयों वाली मुलाकात हो रही होती है, हम आपस में कोई मैटर डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर काम की बातें बीच में हर मीटिंग में आ जाती है। हर मीटिंग में कोई ना कोई चीज़ डिस्कशन के साथ हम सीख रहे होते हैं। तो अभी तक मैंने जितनी बातें आपको यहाँ पे क्लास में सिखाई हैं और आगे सिखाऊंगा, आप ये समझ लें कि इनमें से 90% चीजें वो हैं जो मैंने किसी से पूछी नहीं है।
मैंने खुद उनको एक्सप्लोर किया है, चीजों को टेस्ट किया है, और टेस्ट करके चीजें सीखी। बहरहाल आपके लिए बेनिफिशियल चीज ये है कि जो 4 5 6 साल का जो तजुर्बा है सारा, जो मैंने सारी चीजें एक्सप्लोर की है, मैं उनको आपको शॉर्टली करके बता देता हूँ, और आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो मेन बात है वो यही है कि सीखें, लर्न करें, लेक्चर सुने, और रोजाना जाके उसे इम्प्लीमेंट लाजमी करें। ये सोचना छोड़ दें कि गलत हो गया तो क्या हो, गलत हो गया तो कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। गलत कर दें, गलती कर दें, कोई मसला नहीं है, कर कर दें बस। एक्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन होना चाहिए। मेन चीज ये है। बहरहाल वापस आते हैं, तो हमने क्या करना है, कल का जो टास्क आपका वो यही है। अब कल चूंकि फ्राइडे है, आज थर्सडे है, कोशिश करें कुछ मेले आज करें, कुछ मेले आप कल करें। सैटरडे संडे को क्या काम करें, नए वेंडर तलाश करें, उनके कॉन्टेक्ट्स निकालें। वीकेंड को इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्टेक्ट्स फाइंड करने के लिए, डाटा फाइंड करने के लिए, और वीक डेज को इस्तेमाल करते हैं उनको अप्रोच करने। तो सैटरडे संडे लगा के 100 200 300 साइटों के कॉन्टेक्ट्स निकाल लें, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक रोजाना 50 50 मेले करें। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने मेलें करनी है तो एक ईमेल आईडी से कितनी मेलें होनी चाहिए। टाइम हमारे पास क्या है, अब जैसे टाइम थोड़ा सा हमारे पास खुला है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी मीटिंग है मेरी, तो 7:30 तक मैंने लेक्चर को वाइंड अप भी करना है। तो अच्छा, एक चीज वो भी याद रखिएगा कि लेक्चर अब आपका ना 6 सवा 6 मैक्सिमम स्टार्ट हो जाया करेगा मेरा, तो इसलिए आपने टाइमली यहाँ पहुंच जाया करना है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने एक ईमेल आईडी से कितनी मेलें करी। अब यहाँ दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि हमें एक ईमेल आईडी से, एक जीमेल आईडी से कितनी ईमेल्स करना अलाउड है। अलाउड क्या है और करनी कितनी है, दोनों में फर्क है। अलाउड है 500 ईमेल्स पर डे। हम एक ईमेल अकाउंट से मैक्सिमम, एक पर्सनल ईमेल अकाउंट से, दो तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल एंड बिजनेस। पर्सनल ईमेल अकाउंट से हम रोजाना 500 ईमेलें कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल अकाउंट से हम रोजाना 2000 ईमेलें कर सकते हैं। लेकिन करनी कितनी है, इनिशियली अगर आपके नए अकाउंट्स हैं तो आपने एक ईमेल आईडी से 20 25 से ज्यादा ईमेलें नहीं करनी, क्योंकि जितनी ज्यादा मेलें करेंगे उतना स्पैम रेशियो क्या हो जाएगा, स्पैम स्पैम की तादाद क्या हो जाएगी, जाने की ज्यादा हो जाएगी ना। इवन बास को पता क्या होता है, टूल्स में जितने मर्जी अच्छे टूल्स हैं, गलती की गुंजाइश हमेशा होती है, एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। अब जो टूल मैं आपको ये टूल दिखा रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है जो मैंने आप ये बनवाया है, ईमेल ईमेल वेरीफाई वाला। ये काफी ज्यादा रिसर्च के बाद इसको हमने बिल्ड किया है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% से अबव है, लेकिन फिर भी कोई 7 8% गुंजाइश है कि ये कहते हैं डिलीवरेबल है, लेकिन एक्चुअली वो ईमेल आईडी क्या हो, गलत हो, तो स्पैम में जा सकते, या उसमें क्या हो, उसमें आपकी जो है ईमेल आईडी अगर डिलीवर ना हो। या बात तो ऐसा भी होता है, जो कुछ ऐसी साइटें होती है जिनको रोजाना हजार हजार मेलें जा रही होती हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए। वो लोग क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं, सेटिंग में जाते हैं और वहां पे कीवर्ड लगाते हैं गेस्ट पोस्ट, और आगे सेटिंग करते हैं जिस जिस जो बंदा मुझे गेस्ट पोस्ट का नाम लेके मेल करे वो सीधा ब्लॉक हो जाए। ये सेटिंग कर सकते हैं आप, अब कीवर्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। जिस मेल में गेस्ट पोस्ट का वर्ड हो, बैकलिंक्स का वर्ड हो, वो डायरेक्ट ब्लॉक हो जाए। तो अगर किसी बंदे ने ऐसी सेटिंग की हुई और आपने उसको मेल कर दी, आपकी ईमेल क्या हो जाएगी, ब्लॉक। जब मेल जो मेल सेंड की है ब्लॉक होगी, जब आपकी मल्टीपल ईमेल्स ब्लॉक होती हैं तो फिर भी आपका अकाउंट खतरे में पड़ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। लिहाजा आपने क्या करना है, सेफ तरीके से खेलना। आपने आपने क्या करना है कि रोजाना 100 मेलें करनी है, तो आपके 4 ईमेल अकाउंट होने चाहिए। हर अकाउंट से 25 25 25 25 मेलें करें तो आपकी 100 मेलें क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। इससे आपके चारों अकाउंट इंशाल्लाह महफूज रहेंगे, वो ज्यादा मसला खराब नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमेशा वैलिड वेरीफाइड ईमेल अकाउंट्स के ऊपर मेलें करनी है, अनवेरीफाइड अकाउंट्स पे मेलें नहीं करनी। वो खतरनाक हो सकता है, आजकल तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। आईपी डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन इतना कोई मसला नहीं होता, उसका इतना इशू नहीं है, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल, ये चीजें चल रही हैं हमारी। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बातें हमारी ईमेल सेंड करने के वाले से हो रही है, चाहे आपने क्लाइंट को ईमेल करनी है, चाहे आपने वेंडर को ईमेल करनी है। एक प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रैक्टिस लाजमी है, वो क्या, आपने अपना एक ईमेल अकाउंट बनाना है। वैसे आपके पास कम से कम कोई 10 को अकाउंट बना ले, आहिस्ता आहिस्ता रोजाना एक अकाउंट बना के ना 10 पूरे कर लें। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे इस ब्राउजर के अंदर या इस मैकबुक के अंदर जो मेरे पास एडिट है, वो यहाँ पे ये सारे अकाउंट एडिट हैं। इसके अलावा और भी हैं अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट बनाए होते हैं हमने। और इसके अलावा जो बिजनेस ईमेल अकाउंट्स हमारे होते हैं, जो हमने डोमेन के लिहाज से बनाए होते हैं, वो अलग होते हैं। तो सैकड़ों अकाउंट हमारे होते हैं जो ईमेल अकाउंट होते हैं, हम उनसे मेलें कर रहे होते हैं। पर
मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि आपने अगर फर्ज करें 5 अकाउंट आपने बनाए हैं, 4 से आप मेले कर रहे हैं, एक अकाउंट से आपने मेले नहीं करनी। आप सोच रहे हैं कि उससे आपने कभी भी ईमेल करनी ही नहीं। उसे क्या करना है, आप अगर मेल नहीं करनी तो फिर क्या करना है, उसको हमेशा आपने सीसी में डालना है। कहाँ डालना है? जब किसी को भी मेल कर रहे हैं ना, अपनी एक आईडी फिक्स कर ले कि मैंने हमेशा इसको सीसी में डाल के मेल कर। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट के साथ ऐसा वाक्य हो चुका है, उन्होंने एक ईमेल आईडी बनाई, उससे उन्होंने 10,000 डीलें कर ली साइडों के साथ। मसला आया, कोई इशू हुआ, गूगल ने उनकी आईडी ब्लॉक कर दी। आईडी ब्लॉक होने का मतलब क्या है कि 10,000 जो डील्स हुई थी खतरे में पड़ गई ना। वो उसी आईडी से हुई थी, खतरे में पड़ गई। मसला आ गया। तो इसका हल क्या है? हमने जब थोड़ा सा अपना सेफ एंड रखना है। वो कैसे रखना है? हम अपनी ही एक ईमेल आईडी कहाँ डाल देंगे, सीसी में। नहीं, जब भी मैं किसी को भी मेल करूंगा तो एक आईडी से मेरी मेल जा रही है और मेरी ही दूसरी आईडी वहां सीसी में भी मौजूद है। वो जो सीसी वाली आईडी है वो सिर्फ बैठ के देख रही है कि क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है। ये बात समझ है ना? फर्ज करें जिस आईडी से आप मेलें सेंड कर रहे हैं वो ब्लॉक हो जाती है, तो जो सीसी वाला बंदा वो भी आपका अपना ही है ना। एक बंदा आपका अपना है ना, तो क्या करेंगे, वो सीसी वाली मेल खोलेंगे, उसे अगले बंदे को दिखाना, जी मेरी मैं सीसी में मौजूद था, मेरा ये जो टीम मेंबर था या मेरा जो फ्रेंड था वो चूंकि सीसी में मौजूद था, मेरी फलां आईडी ब्लॉक हो गई है, लिहाजा अब हमारी डील इससे कंटिन्यू होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपका थोड़ा सा एंड क्या हो जाएगा, वो सेफ हो जाए। तो ये बेटर प्रैक्टिस ये है कि 4 अकाउंट्स आप रखें। अगर रोजाना 100 मेले करनी है तो 4 अकाउंट्स, रोजाना आपने 50 मेले करनी है तो 2 अकाउंट्स। 2 ईमेल अकाउंट रखें, उनसे 25-25 मेले करें। तीसरा ईमेल अकाउंट, उससे आपने कभी मेल नहीं करनी। उससे आपने सिर्फ तब ही मेल करनी है जब आपका पहला अकाउंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये हमने बैकअप के लिए रखा हुआ। इससे हमने कभी भी इनिशियली मेल नहीं करनी। सही हो गया जी? इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी। अब जो आपका काम है, कल का जो टास्क है, कल भी आपने करना है और मंडे तक ये करके आना आपने। वो क्या है कि मंडे को जब आपने आना है, आई थिंक मंडे को क्लास शायद आपकी ना हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर हैं आपके। ऐसे ही है ना? मैंने बताया था ना कि फर्स्ट वीक में 4 लेक्चर्स हैं, सेकंड वीक में 2 लेक्चर हैं, फिर आगे थर्ड और फोर्थ वीक में 3-3 लेक्चर्स। तो नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर होंगे आपके। उसमें वो लेक्चर आपके होंगे अदनान साजिद साहब के साथ। अदनान साजिद साहब जो हैं वो शहजाद भी के बहुत ही अच्छे पुराने दोस्त भी हैं, और वो एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं वो भी। तो साथ साथ वो जीपीओ भी करते हैं। ठीक है ना? तो फाइवर और गेस्ट पोस्ट नाउ, फाइवर, आई कॉपीफाई, गेस्ट पोस्ट नाउ, ये 3 प्लेटफॉर्म्स पे 2 लेक्चर आपके होने हैं। वो नेक्स्ट वीक में होंगे। नेक्स्ट वीक में हमारा क्लाइंट्स पे काम शुरू हो रहा है, और क्लाइंट्स वाला जो काम है वो उसका आगाज वो करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो लेक्चर लेंगे आपके। नेक्स्ट वीक में मेरे साथ मुलाकात आपकी नहीं होगी, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इंशाल्लाह। उनसे जो फिलहाल बात हुई है उसके अकॉर्डिंग तो यही ट्यूसडे वेडनेसडे है। फिर भी ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट करवा दूंगा क्लास ग्रुप के अंदर, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि लेक्चर किस किस दिन होने। वैसे उन्होंने जो फिलहाल जो वर्बली कंफर्म किया है वो यही है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को लेक्चर होगा, मंडे वाले दिन लेक्चर नहीं होगा। लिहाजा मंडे वाले दिन आपने क्या करना है, स्कूल से बैठ के ईमेल सेंड करनी। और जब आप ट्यूसडे को आएंगे ना, एक काम होना चाहिए क्या, कि हर बंदे की कम से कम 100 ईमेल सेंड हुई होनी चाहिए वेंडर्स को। 100 ईमेल्स मुश्किल काम है। 20 आज करें, 20 कल कर लें, कल फ्राइडे है ना, और मंडे को वैसे छुट्टी है आपकी, को 50-60 मंडे को कर लें। एक ईमेल सेंड करने में मैनुअली आपको टाइम जो लगता है ना वो तकरीबन को 30 सेकंड लगता है। तो 100 ईमेलें मतलब 30 मिनट। 30 मिनट तो निकाल सकते हैं 3 दिनों के अंदर। मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है। ये मेले सेंड करने में है, जो कॉन्टैक्ट फाइंड करके उनको वेरीफाई करना है उसमें भी टाइम लगेगा। ओवरऑल आपको 4-5 घंटे लगेंगे, 100 मेले आपकी हो जाएंगी। ये 4-5 घंटे लगाने हैं आप। और मैं जब क्लास में पूछूं ट्यूसडे को, या मैं सर से कहूंगा वो रिपोर्ट ले लेंगे आपकी, या मैं सपोर्ट टीम से कह दूंगा मुझे बता देगी पूछ के, कि जब मैं पूछा जाए तो आपका हर बंदे का हैंड रेज होना चाहिए कि हमने 100 महीने कर दी। एक बात याद रखिएगा कि मैं, ये शायद आपने शहजादी के साथ एक मेरा पॉडकास्ट भी था, उसमें उन्होंने जब मुझसे पूछा कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो सक्सेस रेशियो है स्टूडेंट्स की वो कम होती जा रही है। शुरू वाले बैचेस में 90% सक्सेस रेशियो थी, 100 स्टूडेंट्स आए, 90 कामयाब। आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, अब इस वक्त तो चल रही 30-40%। उन्होंने मुझे पूछा कि रेशियो कम क्यों हो गया, हम तो काम वैसे ही करवा रहे हैं, मेरे तो बल्कि पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पहले से ज्यादा टेक्निक्स बता रहे हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो कम क्यों हो गई है, उसके पीछे वजह क्या है? मल्टीपल रीजन हो सकती है, लेकिन जो एक बड़ी वजह थी वो क्या थी, कि हम अच्छे वेंडर्स को आउटरीच नहीं कर रहे। वेंडर्स आउटरीचिंग ये आपकी बैकबोन है, ये आपकी फाउंडेशन है।
अगर आपकी फाउंडेशन ही गलत हो जाती है तो दैट मीन्स ये फाउंडेशन बिल्ड नहीं हो पाती है आपकी, तो ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या होंगे आपके, वो कम हो जाए। तो अच्छी और यूनिक साइटें आपके पास अगर हैं, ऐसी साइटें जो किसी के पास नहीं है, अगर आप ऐसी साइटें तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं जो किसी के पास नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाए। अब सवाल यहाँ आपके जहन में आ रहा होगा कि हम किस तरह पता लगाएं कि ये जो साइट में आउटरीच कर रहा हूँ ये किसी के पास नहीं है। इसके लिए मैंने एक टूल बनाया हुआ है, वो टूल बस थोड़ा सा रिफाइन होने वाला है। तो मैंने उसको टेस्ट करवाया था क्लास के अंदर, अभी उसकी टेस्टिंग फेज थोड़ी सी चल रही है। मेरा जब नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ होगा, अभी या फिलहाल प्रैक्टिस करें ना, मिलने करें अभी, आप मतलब रुके ना, हाथ रुकना नहीं है, चलाते रहना बस आप। तो मेरी जब नेक्स्ट मुलाकात आपसे होगी चल अगले से अगले हफ्ते में, तो मैं कोशिश करूंगा तब तक टूल को हम थोड़ा सा रिफाइन करके मैं इसी प्लेटफॉर्म पे ऐड कर, वैसे ऐड हुआ है, शो नहीं हो रहा यहाँ पे गेट गेस्ट पोस्ट के अंदर, मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया है टूल। वो टूल क्या करता है, वो टूल चेक करता है तकरीबन तकरीबन 2 लाख साइटें चेक करता है, तकरीबन 2 लाख साइटें चेक करता है। कौन सी साइट है, वेंडर साइट है। अगर आपने जो साइट आउटरीच की है, जो फाइंड की है, अगर उन 2 लाख में नहीं है, तो काफी चांसेस है कि वो क्या होगी, वो यूनिक होगी। वो 2 लाख साइटों का डाटा उस पर मैच करता है कि कहीं उन 2 लाख में है, अगर उन 2 लाख में है तो दैट मीन्स वो यूनिक नहीं है, वो किसी और ने भी आउटरीच की हुई है। अगर जो आपने साइट आउटरीच की है वो 2 लाख में नहीं है, तो काफी 100% तो कोई भी एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन चांसेस काफी हैं कि वो क्या होगी, यूनिक होगी। उस पर ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या होंगे आपके, इंशाल्लाह ज्यादा। तो ये जो टूल है ये मतलब बन चुका है, डाटा ऐड हो चुका है, इस पर काफी मेहनत लगी है इसके ऊपर हमारी। तकरीबन क्या कि दिन रात हमने लगा के डाटा सारा इकट्ठा किया 2 लाख साइटों का। तो जो मार्केट में चल रहा है डाटा, वो डाटा हमने इकट्ठा किया, उसको फिर हमने टूल टूल में ऐड किया उसको। अब वो टूल रेडी है, बस थोड़ा सा फाइन ट्यून होने वाला है। और फिर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वो टूल्स के अंदर ही मैं उसको टैब बना के उसको मैं ऐड कर दूंगा। और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि उससे हम यूनिकनेस जो है साइटों की चेक कर लिया करें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो टूल फ्री रहेगा, उस टूल को हम पेड नहीं करेंगे, वो आप जितना मर्जी डाटा चेक कर लें, उसको पेड नहीं करेंगे। वो फ्री में चेक कर सकते हैं उसके ऊपर। हाँ, चंद एक फीचर होंगे जो उसके हम पेड की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो बेसिक फीचर है उसके फ्री होंगे, उसमें कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो टास्क जो मैंने आपको दिया है ये हो जाएगा, मंडे तक 100 मेले हो जाएंगे ना इंशाल्लाह। थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है आपका काम, 100% हो जाएगा ना। जी इंशाल्लाह जी। जी जी। इस मेरे की जो बॉडी है इसमें मतलब बॉडी थोड़ा बॉडी के बारे में बता दें कि हम बॉडी में क्या ऐड करें। मेरे की मुझे नहीं करना। देखिए जो वेंडर को मेल करे, अच्छा मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जो वेंडर को हमने मेल करनी है ना, ये मेल की बॉडी है मेरी, ये फॉलोअप है, ये मेन मेन ईमेल हमारे पास ये थी, ये ईमेल की बॉडी ही है। इसमें बस आपने जिसको मेल कर रहे हैं ना उसका नाम मेंशन लाजमी करें, पहली चीज तो ये है, ठीक है ना। बाकी वेंडर्स को मेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सादी सादी मेलें कर देंगे ना, आपको 30-40% लोगों के जवाब आ जाएंगे। असल में हमें सोच विचार करनी पड़ती है, एक लफ्ज पे गौर करना पड़ता है तब जब हम क्लाइंट्स को मिलेंगे। वेंडर्स के केस में रिस्पॉन्स रेट कितना है, 30%, अराउंड 30%। 100 मेले करेंगे 30 के जवाब आ जाएंगे। क्लाइंट्स के केस में रिस्पॉन्स रेट कितना होता है, क्लाइंट्स के केस में अगर रिस्पॉन्स रेट हमारा 2% हो ना, 1 या 2% हो, हम कहते हैं बहुत अच्छा है, ये 100 में से एक जवाब आ गया, ओके गुड है। लेकिन देखिए ना, वो जो एक जवाब आता है पास का, तो वो एक ही क्लाइंट आपको $1000 पे कर देता है, एक ही क्लाइंट आपको $500 पे कर देता है। तो मतलब वहां पे इतना रिस्पॉन्स भी काफी है। तो क्लाइंट के केस में रिस्पॉन्स रेट कम होता है, वहां हमें सोचना पड़ता है ज्यादा। यहाँ पे एक तरफ ज्यादा सोचने की बात नहीं, जो चैट जीपीटी लिख के दे दिया ना आपको, बस सिंपल कॉपी करें, उस वेबसाइट का नाम डालें, उसके लिए सेंड करें, कोई इशू नहीं। हाँ, अब ये काम कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, वो क्या, कि बजाय आप एक टेम्पलेट बनाने के ना आप 2-3 टेम्पलेट्स रख लें। आज 25 मैंने जो की हैं वो एक तरह की कर लें, कल 25 मैंने जो सर एक फ्रेंडली टोन 25 मैंने आज फ्रेंडली वाली कर ली, कल 25 मैंने कौन सी कर ली, कोलीग वाली कर ली, परसों 25 मैंने कौन सी कर ली, फैमिली मेंबर वाली कर ली, मतलब टैबलेट चेंज कर लिया। क्योंकि जब एक ही आईडी से एक जैसी मेलें जा रही होती है ना बहुत सारी, तो तब भी गूगल को शक हो जाता है यार ये बंदा स्पैमिंग ही कर रहा है। तो रोजाना टेम्पलेट थोड़ा चेंज करें, 5 दिन है ना वीक में, तो कोशिश करें 5 टेम्पलेट बनवा लें। आप चैट जीपीटी से कहें देखिए मैं एक काम करूंगा, सिंपल एक काम करूंगा, मैं रीजनरेट का बटन दबाऊंगा, ये क्या करेगा, मुझे एक नई मेल लिख के दे देगा, नया रिस्पॉन्स आ गया, नई मेल आ गई।
आप एक ही प्रॉम्प्ट के बाद जब रीजनरेट का बटन दबाते हैं 5 मेले आगे दे देगा आपको। 5 बार रीजनरेट का बटन दबाएं, 5 मेले आ गई। अब आप डिसाइड कर लें कि मैंने मंडे को ये डोज देनी है, ट्यूसडे को ये डोज देनी है, वेडनेसडे को ये वाली होनी है, थर्सडे को ये। जब रोजाना डिफरेंट डिफरेंट मेले करेंगे तो फिर आपके स्पैम में जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो और कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये मेल की जो बॉडी है उसमें कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, जो चाहे ये मैंने दिया आपको जस्ट अब आप करें। उसके बाद जब आप वापस आएंगे ना मंडे वाले दिन, तो या ट्यूसडे वाले दिन जब वापस आएंगे, तो उसके बाद अब ये होगा कि बास का स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम डील आप बार्गेनिंग कैसे करें। तो फिलहाल ये है कि आप जो मेले करेंगे ना 100 मेले करें, और ये रिप्लाईज आने दें, रिप्लाईज आने दें। उसके बाद इनके साथ हमने बार्गेनिंग करनी है। बार्गेनिंग करने के लिए क्या होता है, कोई बंदा आपको $100 कहेगा, कोई बंदा आपको $200 कहेगा, कोई $1000 कहेगा, कोई $500 कहेगा। तो आपने उनको अपनी एक प्राइस प्रपोज करनी है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर मैं आज करूंगा, आज के बाद कभी नहीं करूंगा। और अब सवाल सुन लें कि सवाल मुझसे आपने पूछना नहीं है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये होता है कि सर ये वेबसाइट है, इसका इतना डीए है, इतना डीआर है, इतना एएस है, इतनी ट्रैफिक है, बताएं कि प्राइस कितनी होनी चाहिए, किस प्राइस में डील करूं इसके साथ। तो अगर ये सवाल मुझसे पूछेंगे, मैं कभी भी आपको आंसर नहीं कर सकता इसका, क्योंकि जब तक मेरी अपनी डील नहीं होगी उस साइड के साथ, मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्योंकि इस मार्केट में, ये पक्की पक्की बात में बैठा लें, इस मार्केट में कोई पेट रूल नहीं है। सर मार्केट में रेट्स होते हैं ना यार, कि इस तरह इस क्वालिटी की चीज होगी तो ये रेट होगा, ऐसे ही है ना। तो इस क्वालिटी की चीज होगी तो फलां रेट होगा, फलां क्वालिटी का फलां रेट होगा। इस तरह मार्केट में रेट डिसाइडेड होते हैं। इस मार्केट में कोई रेट डिसाइड नहीं। इस बात को समझाने के लिए मैं सिंपल एक छोटी सी मिसाल बता दूं। हमारी 2 साइटें हैं, एक इस साइट का नाम है डिजाइनरी.com, दूसरी साइट का नाम है बेल इंजीनियरिंग.नेट। डिजाइनरी.com की जो ट्रैफिक है तकरीबन इस वक्त 24-25 हज़ार ट्रैफिक है उसकी, और जो एहरफ में शो हो रही है। और जो बेल इंजीनियरिंग.नेट है उसकी ट्रैफिक तकरीबन 1200-1500 है। डिजाइन वैली.com की जो प्राइस है वो $50 रखी है हमने, और बेल इंजीनियरिंग.नेट की प्राइस हमने $100 रखी है। जिसकी ट्रैफिक कम है उसकी प्राइस ज्यादा रखी है हमने, क्योंकि प्राइस जस्ट स्टैट्स पे डिपेंड नहीं कर रही होती, वो और भी बड़े सारे फैक्टर्स। और नंबर 2, क्या अगर फर्ज करें मुझे कोई बंदा कहता है यार इसकी प्राइस आपने ज्यादा रखी है, इसकी कम रखी है, तो क्या वजह है? तो तुम्हें तो चाहिए कि बेल इंजीनियरिंग जो है ना वो हमें $20 में दो। तो मैं उसे क्या कहूंगा कि मैं 100 में ही दूंगा, ये मेरी मर्जी है। तुमने गैस पर लगवानी तो लगवाओ, वरना भाग जाओ। हर बंदे की अपनी मर्जी है, हर बंदे का अपनी अपनी सल्तनत है, उस पर जो उस चाहता है वो कर लेता है। तो बार्गेनिंग हम नहीं कर सकते यहाँ पे खास। हम उसको, अगले बंदे को मजबूर नहीं कर सकते यार स्टैट्स बता के, यार तुम्हारी साइट अच्छी नहीं है, खराब है, पैसे कम करो, ये नहीं हम कह सकते। ये कहेंगे अगला बंदा गुस्सा कर जाएगा बल्कि। हम जस्ट ये काम कर सकते हैं, वो क्या, उसे कहेंगे यार मैं तुम्हें बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट दूंगा, जो जो कि तुम्हें जो है ना तुम्हारी वेबसाइट में ज्यादा बेहतरी लेके आएगा, वो रैंक भी करेगा और तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक और ज्यादा आएगा। ये थोड़ी सी लालच देंगे तो थोड़ा गुजारा हो जाएगा। या आप उसे कहें यार कि मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, मेरे पास बड़े क्लाइंट्स हैं, मैं तुम्हें महीने के 50 ऑर्डर दे सकता हूँ, या 20 ऑर्डर दे सकता हूँ, या 20-50 ना कहें, उसे कहें मल्टीपल ऑर्डर तुम्हें दूंगा अगर तुम, लेकिन शर्त यह कि तुम रेट कम करो। ये 2 चीजें हैं जिसकी बेस पे थोड़ा सा रेट आप कम करवा सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने लिखा होता है प्राइसेस आर फिक्स्ड, नॉन निगोशिएबल। जिन्होंने ये कह दिया है आपने निगोशिएट नहीं करना, वरना वो क्या करते हैं जब ज्यादा तंग करते हैं उनको, वो सिंपली बटन दबाते हैं, क्या कर देते हैं, ब्लॉक। वो जब 4-5 लोगों ने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, फिर हम पके पके ब्लॉक हो जाए। इसलिए ज्यादा आपने तंग करने की कोशिश नहीं करनी, हल्की फुल्की बार्गेनिंग करें। जो बंदे ने प्राइस बताई है, आप एक कॉलम बनाए, एक कॉलम बना के यहाँ पे प्राइस वाला, इसमें मैं 2 कॉलम ऐड करवाया करता हूँ नॉर्मली। एक कॉलम ऐड करता हूँ आस्किंग आस्किंग प्राइस, आस्किंग प्राइस, और अगला कॉलम ऐड करता हूँ यहाँ पे डील प्राइस। उसने पैसे मांगे थे फर्ज करें $100, यहाँ पे डॉलर का साइन हम नॉर्मली पहले लगाते होते हैं। उसने पैसे मांगे थे फर्ज करें $100, मेरी डील हो गई है फर्ज करें $50 में, तो मेरे मुझे पता चल जाएगा मैंने कितने पैसे कम करवाए हैं। उसने 100 मांगा था, जो उसने मांगा है ना पूरा लिख दें, ये आस्किंग प्राइस है। और जब डील आपकी डन हो जाए, फिर आप वहां पे डन डील डन प्राइस वाली जो है ना वो भी वहां पे मेंशन कर दें, ताकि दोनों आपको याद रहे कि उसने मांगे कितने थे, हमने पे कितने करने हैं। तो ये 2 कॉलम मैं हमेशा ऐड करवाता हूँ, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें मैंने बार्गेनिंग जो की है वो कितनी अच्छी बार्गेनिंग की है। ठीक है जी। तो ये प्राइसेस ऐड करें, बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा, चंद एक चीजें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा कि जिन लोगों के साथ डील हमारी डन हो जाएगी, उनसे हमने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं।
वो 7-8 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब अक्सर वेंडर खुद ही दे देता है। लेकिन अगर अगर कोई नहीं देता तो हमने उससे वो 7-8 सवालात पूछने हैं। वो 7-8 सवालात कौन से हैं, वो जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं पहले वो बताऊंगा आपको, मुझे याद करवाइएगा, फिर हम अगला लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक है जी। that that that's supposed for the outside. फिर जब हम उधर निकालना होता है तो उसके साथ में नहीं, गेट गैस पोस्टल जो साइट है ये लाइफ टाइम एक्सेस है। जब तक जो पेड एक्सेस है, जब तक पैसे पे करते रहेंगे एक्सेस आपके पास रहेगी। सर फर्स्ट करें कि आज कर रहा है ये हमारे पास नहीं हुआ तो सर हम लोग को पहले हमें कोई और तरीका नहीं भूल जाए बता दे जो हमें पता चले कि हम इसे नहीं होगा। वो भी टूल्स हैं, मतलब नेवर बाउंस के नाम से एक टूल है, आप वहां पे साइन अप कर लें। आप इसके अलावा एक और टूल है, काफी टूल्स हैं वैसे तो। एक काफी फेमस जहाँ पे लिमिट थोड़ी ज्यादा है फ्री में, स्क्रैप डॉट आई आई थिंक सो, स्क्रैप डॉट आई के नाम से टूल है, तो वहां वेरिफिकेशन कर सकते हैं आप। अजान जी बिल्कुल ऐसे ही अजान की ब्रेक देते हैं, नमाज की ब्रेक नहीं हो पाती। तो मुझे बस यही था कि मैंने आज लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म करना था, तो मुझे यही था कि 7 बजे के करीब अजान होती है, तो हम 7:15 7:30 तक लेक्चर वाइंड अप करके नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो गया है। ईमेल फ्राइडे को और मंडे को करनी है, बस 2 डेज, आज भी कर लें, आज का दिन खत्म नहीं हुआ अभी, सोने से पहले 20-25 मेले कर लें, कोई इशू नहीं है। असाइनमेंट का जरा दोबारा बता दें। असाइनमेंट सिंपल ये है जी कि आपने जो डाटा फाइंड किया, 100 आपने साइटें फाइंड की थी, उन 100 साइटों के कॉन्टेक्स्ट फाइंड करने हैं, उन कॉन्टेक्स्ट को वेरीफाई करना है, और चैट जीपीटी से ईमेल लिखवा के पहली पहली मेल उनको कर देनी है। ये 100 मेलें मंडे तक आपकी 100 मेलें होनी चाहिए, ये मंडे मेलें करके आनी है। ओके, बल्कि आपके पास ट्यूसडे का दिन भी तो होगा ना, आपने ट्यूसडे को आना है हमारे पास, और आना भी कितने बजे, 6 बजे, तो पूरा दिन आपके पास पड़ा हुआ है। अब आने से पहले 100 मेलें पूरी कर लें, 25 आज करें, 25 कल करें, 25 मंडे को कर लें, 25 ट्यूसडे को कर लें। 100 मेलें आपकी आने से पहले क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। एसएमएस टूल ही नहीं चल रहा जी, इसमें मैं एक दफा कंफर्म कर लेता हूँ, बात को ये मसला करता है। जो मैनुअल तरीका आपको सिखाया था वो इसीलिए था कि टूल अगर नहीं चले तो आप काम रोके ना, काम करते रहे। ईमेल करनी है किसको, वेंडर को या क्लाइंट को? हमने अभी तक फिलहाल वेंडर फाइंड किए हैं, तो वेंडर को ही मेले करनी है इंशाल्लाह। निगोशिएट कैसे करेंगे, मैंने बात बता दी। अब गेट गेस्ट पोस्ट पर रजिस्टर नहीं हो रहा। अब्दुल्ला साहब हैं, क्या एरर आ रहा है? वो एरर जरा स्क्रीनशॉट लेके मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा ईमेल आईडी पे, nas.gbob@gmail.com। सपोर्ट की आईडी पे स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड करें, उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। ईमेल वेंडर को करनी है, क्लाइंट को? वेंडर को करनी है जी, क्लाइंट तो अभी हमने फाइंड ही नहीं किया है, बातें सिर्फ वेंडर की हो रही हैं। राबिया मोई साहब ने हैंड रेज किया है, अपना माइक नहीं ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने सीसी और बीसी का बताया, और सीसी में सर अगर हम किसी को 5 से 10 मेल एक साथ कर रहे हैं हम लोग, आपने जो बताया, तो सर सामने वाले को पता चल रहा होगा कि हम लोग ने उन सबको किए मेल्स? जी जी, जिसको टू में ऐड करते हैं उसको पता चल रहा होता है साथ साथ। नहीं, वो टू नहीं सर, सीसी की बात कर रही हूँ। इसी वालों को वो भी देख रहे होते हैं कि ये मेल किस चीज को की गई है। तो सर हम तो बीसी यूज करें ताकि सामने वाले को ना पता चले कि हम इन सबको मेल्स कर रहे हैं। देखिए, जब एक ही वेबसाइट की 10 ईमेल ओ, अकाउंट्स पे मेल कर रहे हैं तो कोई मसला कोई नहीं है इसके अंदर, फिर इशू नहीं है। अच्छा। हाँ जी, तो आप उसमें मसला नहीं है। आपने ये नहीं करना कि 10 या 50 वेबसाइटों के अकाउंट निकालें, उनको बीसीसी में डाल के मेल कर दें, ये थोड़ा सा मामला खराब हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप इंडिविजुअली मेल करें, नई नई ईमेल अकाउंट है ना आपके, एक एक करके मेल ओके करें। सर। और अगर एक ही वेबसाइट के मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो फिर उसे सीसी में रख के मेल कर दें। ओके सर। सर एक और सवाल है सर, जिस तरह सैमरश से हमने इतने सारे डोमेन निकाले, तो इस तरह ईमेल्स नहीं निकल सकते? ये तो हमको एक एक जाके जाना पड़ेगा सबकी देखिए, कॉन्टेक्ट्स निकालने के लिए। हर मसले का हल है, और हर मसले का सर हल है क्या? पैसा। ठीक है ना? तो सर वो पैसा, कोई आपने पैसा होगा बताई तो नहीं इस ये दफा। हल हो जाएगा। उसमें सर उसमें आपने बताया नहीं। जी मैंने इसका हल नहीं बताया, क्योंकि इसका जो हल है ना थोड़ा महंगा है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी टूल्स हमारे पास फिलहाल नहीं है। हमारा अपना एक टूल रेडी हो रहा है, वो टूल पर्सनली मैं रेडी नहीं करवा रहा, हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ प्रॉपरली उस पर 6-7 माह की रिसर्च के बाद वो रेडी हो रहा है। वो जब टूल रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि मैं जब नेक्स्ट मुलाकात आपसे मेरी होगी ना, तो मैं टूल आपको टेस्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह। वो टूल क्या है, उस टूल में आपने सिंपल क्या करना है, मतलब कितना आसान हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ हर टूल के पैसे होते हैं, क्योंकि यार मैं अक्सर जी कहता हूँ या टाइम बचा लें या पैसे बचा लें। सर, अब आपने कहा था इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही कुछ फायदा होगा, जी तो सर बिल्कुल हम ऐसे ही तैयार होगी। बैठे मैं हैं। आपको जरा उसका फीचर बता दूं, आपके टूल के क्या होंगे, कितना आसान टूल हो जाएगा उस पर, क्या 95% काम हो चुका है, 5% रह गया सर। वो क्या टूल है हम्म। कि आपने बस उसके अंदर पुट करना है, मुझे हेल्थ की साइड चाहिए, हेल्थ लिखना है उसके ऊपर, बटन दबाना है, वो आपको हेल्थ की साइड निकाल के दे देगा, जहाँ पे राइट क्लास की सही। पेज होगी।
आप जिस कंट्री का नाम कंट्री सिलेक्ट करेंगे उस कंट्री की कागज दे दें। पहला स्टेप हो गया। अब साइटें फाइंड कर ली हैं आपने, ऐड कर ली है अपने अकाउंट के अंदर। अब उसे कहिए यार मुझे इन साइटों के सारी सारी साइटों के ना मुझे स्टैट्स बता दो, डीए पीए बता दो इसका मुझे, वो सब साइटों के डीए पीए बताएगा। फिर आप बटन दबाएंगे, एक बटन दबाएंगे, यार अब इन सारी साइटों के मुझे कॉन्टैक्ट निकाल दो, वो सारी साइटों के कॉन्टैक्ट भी निकाल दें। फिर उसे कहेंगे आप मुझे सारी साइटों की कॉन्टैक्ट वेरीफाई भी कर दो, वो सबके वेरीफाई करके बता देगा। फिर एक बटन दबाना है सर, आपने कि अब इन सारे जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं इनको मेले भी कर दो, वो सबको मेले भी ओ कर दो। और उसके बाद बात यहाँ खत्म नहीं होती है। उसके बाद अगर आप वहां पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करें कि इन वेंडर के साथ डील भी ऑटोमेटिकली कर दो, वो डील भी ऑटोमेटिकली कर देगा उसके साथ एआई के थ्रू। जिस तरह का जवाब आएगा उस तरह का आगे जवाब देके वो डील भी ऑटोमेटिकली कर देगा। लेकिन ये जो आखिरी ऑप्शन है ये ऑप्शनल होगी। इसमें अगर आप चाहेंगे तो ओके, अगर आप खुद डील करना चाहेंगे तो खुद कर सकते हैं। जो रिप्लाई आए मतलब ये इस तमाम फंक्शन के ऊपर, ये तमाम सॉफ्टवेयर पे 95% काम हो चुका है, जो पिछले 6-7 माह से काफी मेहनत चल रही है। और डेडिकेटेड टीम लगी हुई है इसके ऊपर जो कि प्रॉपर इसको टेस्टिंग कर रही है। अब ये टूल मेरे पास आना है इंशाल्लाह, आज या कल मेरे पास टूल ही आएगा। और फिर मैं टेस्टिंग करूंगा इसकी। जो मैं टेस्टिंग करूंगा, प्रॉज एंड कॉन जो भी चीजें होंगी, इसकी मसले मसाइल होंगे, उनको हम चेक करके बताएंगे। फिर इंशाल्लाह ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास जब मेरी आपके साथ होगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में मैं लाजमी थोड़ा सा आपको टेस्ट क्लास में करवाऊंगा। इससे काम आपका जो है, जो काम आप पर इसके लिए पूरा हफ्ता लगा के कर रहे हैं, वो अब चंद घंटों में वो काम आप कर लेंगे, तो बड़ी इजीली काम ही आपका हो जाएगा। ठीक है जी। इंशाल्लाह। सर एक और चीज थी सर, डीप सीक सर ईमेल वेरीफाई में काम नहीं कर सकता हमारी? नहीं जी, फिलहाल उसमें यह है कि जितने भी एआई टूल्स है ना, ईमेल वेरिफिकेशन में हमारी उस तरह से हेल्प नहीं कर सकते। उसके लिए सेपरेट टूल्स होते हैं। ईमेल क्या करनी है, कंटेंट जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, वेरीफाई करने में हेल्प नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी। जी क्वेश्चन आपका क्या है? कर सकते हैं। जी वो कि मुझे याद करवाइएगा, नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा मैं। ना करें उस पर काम फिलहाल, अभी पहले तो मैंने काम बताया, फिर वो करे फिलहाल। ठीक है ना? मैंने वो पहले क्यों नहीं बताया, उसकी क्या रीजन है, कोई ना कोई वजह होगी ना। अगर वो इससे बेटर होता फिलहाल तो मैं पहले वो बताता हूँ। हाँ सर मैं जैसे ऑफिस में करती हूँ, देखते कर दिया कि अपने स्टाफ को पर फर्स्ट में टू पे सब कर देते हैं, तो क्योंकि पूरे आइडिया सर इनका आप देख भी ले मेल को मैं क्या परेशान है, उनको पता है कि एक आउटरीच प्रोफेशनल टच नहीं आता ना। उन्हें लगता है ये बंदा इमेच्योर है, बंदा जो मेल कर रहा है ये मेच्योर नहीं है, ये प्रोफेशनल नहीं है। तो ऑफिस में जब मेलें कर रहे हैं वो तो पता है कि आपस में मेलें हो रही हैं, वहां ये चीज चलती है। लेकिन जब हमने अप्रोच करना है क्लाइंट्स को या वेंडर्स को, तो वहां ये प्रोफेशनल फील नहीं आती इसके अंदर, तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस कम हो जाते मार्केट में बैठे हैं, डिफरेंट लोग कर रहे हैं कि मार्केट में काम भी है ये तो हैं। लोग करते हैं इस तरीके से, लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल वे नहीं है। बेटर ये है कि इंडिविजुअली करें। ठीक है, काम मतलब शॉर्ट तो हो जाता है, लेकिन शॉर्ट करके चक्कर में ना पड़े, इंडिविजुअली कर लें, कम कर लें, लेकिन इस तरीके से करें वो ज्यादा बेटर है। लेकिन जी लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं हम। तो मुलाकात इंशाल्लाह मेरी अब आपसे होगी अगले से अगले हफ्ते इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में आपकी मुलाकात अनाज साहब के साथ होगी। थैंक यू सो मच जी, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। एक ऐसे सर्विस नहीं चल, तो दूसरे से सर्विस का